Hey guys, hi everyone. Good afternoon, adab, namaskar, sat sri akal, and I welcome you all to a new journey of taxation. जहां आज हमारा एक नई शुरुआत होने वाली है फ्रॉम इनकम टैक्स। जीएसटी आप लोग मेरे साथ अभी तक काफी टाइम से कर रहे थे, लेकिन आज फ्रॉम द 11th of November 2024 we're going to start with the income tax for May and September 2025 examinations with the newly incorporated Finance Act 2024. With all the amendments, everything will be taken care of. So सबसे पहले I am gonna help you out in order to tell you on how I am gonna conduct this entire batch. मैं आप लोगों के लिए बैच कैसे कंडक्ट करने वाला हूं। हमारे साथ कुछ जो दोस्त जुड़ चुके हैं, विद्या, उज्जवल, यूनुस, सारे बच्चों को गुड आफ्टरनून गाइस, and let's get going with all our energies guys, and we will have to make sure that we put our best foot forward in every moment of the session. सबसे पहले गाइस मैं आप लोगों के लिए छोटा सा मोटिवेशन लेकर चलूंगा। हर चैप्टर की शुरुआत में वी गोना हैव अ लिटिल मोटिवेशन एंड देन वी गोना स्टार्ट विद दैट चैप्टर। और आज हमें मोटिवेट करने के लिए हैं द एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर नेशन श्री अटल बिहारी वाजपेयी साहब। वो हमारे साथ तो नहीं रहे हैं अब, ही हैज पास्ड अवे, लेकिन उनकी कई बातें हमारे साथ जरूर रहेंगी। एंड especially into a subject like taxation, which is what you are studying for the first time. तो आप लोगों के लिए दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट एंड बहुत रिलेट करेगा दोस्तों आप लोगों से ये वाला पॉइंट। तो प्लीज मेक श्योर कि आप लोग हर चीज को बड़ी ध्यान से सुन रहे हैं। क्या कहते हैं अटल जी हमें, बाधाएं आती हैं आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पांवों के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। देयर विल बी टाइम्स इन लाइफ, there will be times while studying income tax that you will find yourself surrounded with too many problems and surrounded with too many confusions. मैं वही कहता हूं दोस्तों, दैट इज द ट्रू टेस्ट ऑफ योर कैरेक्टर। आप पीछे हट के भाग जाते हैं या दोस्तों डट के लड़ाई करते हैं। और जो इंसान डट के लड़ाई करेगा ना, मैं विश्वास दिलाता हूं बाय द एंड ऑफ दिस बैच यू गाइस आर गोना बी अ प्रो इन इनकम टैक्स। अ प्रो, कोई भी कहीं से भी कैसा भी क्वेश्चन पूछेगा, यू गाइस विल बी एबल टू आंसर एवरी पॉसिबल क्वेश्चन जो भी पूछा जाए, and you guys are going to enjoy every moment of this chapter. So with that little energy, let's get going with how I am going to conduct the income tax batch for May and September 2025. All right guys, तो हम सबसे पहले मैं आप लोगों को गाइड करता हूं कि how are we gonna understand या how are we gonna go through a particular session. Okay, this batch is like more like a 3 months batch, जो हमारा नवंबर दिसंबर जनवरी में हमारा ये बैच खत्म होगा। एंड 120 मिनट का एक सेशन रहेगा। सेशन विल बी कंडक्टेड फॉर 120 मिनट्स एट एन एवरेज गाइस। ओके, 120 मिनट्स का हमारा एक सेशन रहेगा। इन 120 मिनट्स में जो भी आपके फर्स्ट 5 to 7 मिनट्स होंगे, फर्स्ट 5-7 मिनट्स, हर रोज तो कोई मोटिवेशन नहीं होगा। आज हमेशा चैप्टर की शुरुआत में, हर चैप्टर की शुरुआत में थोड़ा मोटा मोटिवेशन रहेगा। तो फर्स्ट 5 to 7 minutes of a particular session is gonna be revision of the previous session. आज क्योंकि हमारा पहला सेशन है, we do not have anything to revise, तो आज इसीलिए हम लोगों ने किया छोटा सा मोटिवेशन, and I'm gonna help you out in the first 10 minutes of how I am gonna conduct the entire 120 minutes. तो रिविजन ऑफ प्रीवियस सेशन, जो पिछला सेशन हुआ, बिकॉज देयर कैन बी लॉट ऑफ पॉइंट्स जो प्रीवियस सेशंस के इस वाले सेशन से रिलेट करें। तो इट इज ऑलवेज गुड कि हम लोग दोस्तों पिछले सेशन का रिवाइज करते हुए आगे बढ़े। फॉलोड बाय 5 से 7 मिनट जब हम रिवाइज करेंगे, उसके बाद वी आर गोना मूव फॉरवर्ड विद न्यू टॉपिक्स, न्यू प्रोविजंस गाइस। और न्यू टॉपिक्स हमारा कितनी देर चलेगा गाइस? न्यू टॉपिक्स हमारा चलने वाला है फॉर 90 मिनट्स टू 100 मिनट्स, 90 मिनट्स टू 100 मिनट्स, डिपेंडिंग अपॉन दोस्तों कि आपका दोस्तों कितनी देर का वो टॉपिक है। तो फॉर द फर्स्ट 5 to 7 minutes you have revision of the preceding session,
Then for the next 90 to 100 minutes I'll be teaching you new topics. उसके बाद दोस्तों जब गाड़ी आगे बढ़ेगी तो आपके नेक्स्ट 5 minutes it's gonna be अगले 5 मिनट में I am gonna do a bullet revision of current session. जो आज पढ़ाया उसका बुलेट रिवीजन करूंगा. बुलेट रिवीजन में क्या रहता है, आई विल टेक अ लॉन्ग ब्रेथ, मैं एक लंबी सांस लूंगा और लंबी सांस लेने के बाद मैं आज के सारे पॉइंट्स को रिवाइज कराऊंगा इन वन ब्रेथ, इन वन गो. ऑलराइट, एंड देन इसके बाद भी सर इसके बाद क्या बचा है, अरे आप लोगों से बात नहीं करूंगा क्या, लास्ट 5 से 10 minutes guys, it will be doubts on call. It is very important that you keep asking me doubts on the chat box guys, जो throughout the class. लेकिन अगर उसके बाद भी लगता है towards आपके मन में कोई भी डाउट हो, किसी भी तरीके का डाउट हो, तो I will be happy to help you. आप लोग कॉल कर सकते हैं. आप लोग जानते हैं आपके पास एक ऑप्शन है टू कॉल राठी सर at any given point of time, but I would like to keep it on hold for the last 5 to 10 minutes. नहीं तो बीच बीच में अगर कोई टॉपिक रिलेटेड डाउट है, ऑफ कोर्स यू कैन कॉल, आप यू कैन रेज योर हैंड्स एंड कॉल, लेकिन लास्ट 5 to 10 minutes इज एब्सोल्युटली डेडिकेटेड फॉर डाउट्स, absolutely dedicated for doubts. So this is how we're going to conduct the entire 120 minutes. All right, अब बात ये आती है कि क्या सर हमें जो मन में आता है बच्चों के, और बच्चे चैट बॉक्स में भी पूछते हैं, सर हमें एक रजिस्टर बनाना है या 2 रजिस्टर बनाना है, होता है कि नहीं. तो गाइस आप लोगों को, you guys have to prepare 2 registers of around 400 to 500 pages वाला, 400-500 pages each. All right guys, 2 रजिस्टर बनाने. एक होगा आपका क्लास वर्क रजिस्टर गाइस. इट विल बी एब्सोल्युटली जैसे स्कूल में नहीं होता दोस्तों, वैसे ही होगा. बहुत इफेक्टिव रहता है स्कूल वाला क्लास वर्क रजिस्टर, जिसमें दोस्तों आप लोग मेरे साथ साथ प्रोविजंस लिखेंगे, द वंस जो हम लोग हैंड रिटन नोट साथ साथ बनाते हुए चलेंगे. एवरीबडी हैज टू मेक श्योर कि आप लोग क्लास वर्क में, जो क्लास का काम है वो क्लास वर्क में ही होगा. दैट विल नॉट गो इनटू होमवर्क अंटिल अनलेस आई अलाउ यू टू डू दैट. तो यहां पर दोस्तों आप लोग मेरे साथ हैंडमेड नोट्स बनाएंगे, मैं भी बनाऊंगा, आप लोग भी बनाएंगे हैंडमेड नोट्स, जिसमें हमारे दोस्तों टेबल्स होंगी, चार्ट्स होंगे, बड़े मजेदार. एंड दूसरी चीज दैट वी नीड टू टेक केयर ऑफ इज क्वेश्चंस इन द क्लास. जो आप क्वेश्चंस क्लास में करेंगे उसके लिए एक रजिस्टर बंद करके दूसरा रजिस्टर खोल रहे हैं जब तक मैंने क्वेश्चन पढ़ दिया, फिर क्वेश्चन में ध्यान नहीं लग रहा है. इट इज नॉट लाइक दैट. तो हैंडमेड नोट्स तो बनाएंगे प्लस क्वेश्चंस प्रैक्टिस. एंड जो सर होमवर्क वाला है फिर उसमें क्या करेंगे, उसमें दोस्तों इट विल बी ऑल क्वेश्चंस फ्रॉम द क्वेश्चन बैंक. होमवर्क वाला जो आपका रजिस्टर है उसमें दोस्तों आपका जो सेकंड रजिस्टर है दैट इज क्वेश्चन बैंक रजिस्टर. उसका नाम ही रख दो क्वेश्चन बैंक रजिस्टर. आप लोगों के पास जो क्वेश्चन बैंक है उसके दोस्तों जो आपको क्वेश्चंस करने हैं आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द चैप्टर, तो वो आपके क्वेश्चन बैंक में जाएंगे. अगर कोई बड़ा चैप्टर होगा, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, अगर कोई बड़ा चैप्टर होगा और मुझे लगता है कि क्वेश्चन बैंक के कुछ क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व आउट कर सकते हैं, तो व्हाट आई एम गोना डू इज आई एम गोना पिन पॉइंट द क्वेश्चंस. लेट्स से सैलरी एक बड़ा चैप्टर है, आप लोग जानते हैं, और सैलरी चैप्टर को खत्म करने में आई नीड एटलीस्ट 7 to 8 लेक्चर्स ऑफ 2 hours ईच. अब आप 8 लेक्चर विच विल गो अप टू लेट्स से 1.5 to 2 weeks, उसके बाद क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चंस करेंगे. नहीं, जब when I am of that opinion कि भाई साहब we have done let's say 50 to 60% of the salary chapter and there are few questions which you can now take care of, तो I will pinpoint the question so that आपका साथ साथ में क्वेश्चन बैंक का भी लोड कम होता जाए. ऑलराइट सर, क्या आप टेस्ट लेंगे सर, टेस्ट जो मन में बच्चों के डाउट्स आता है. हाँ जी गाइस, तो ये आपके 2 रजिस्टर्स बनेंगे, क्लास वर्क जो आप हैंडमेड नोट्स बनाएंगे प्लस क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे जो क्लास में करवाऊंगा. मैं भी लिखूंगा, अपने अस्त्र शस्त्र हमेशा तैयार रहने चाहिए, कॉपी पेन एंड कैलकुलेटर्स. बढ़िया सा मैंने भी नया कैलकुलेटर लिया है गाइस. अगर आप लोगों का ऐसा चलता है कैलकुलेटर ठोक ठोक के, तो नया कैलकुलेटर पहले ही ले लीजिएगा. उसके बाद दोस्तों
अब सर हम पूरे बैच को कैसे कवर अप करेंगे, हमारे टेस्ट कब होंगे, कैसे होंगे, तो उसका भी मैं दोस्तों आप लोगों को एसओपी दे देता हूं। हाँ जी गाइस, यहां पर आपका जब भी एक चैप्टर कंप्लीट होगा, डिपेंडिंग अपॉन द लेंथ ऑफ द चैप्टर, जब भी एक आपका चैप्टर कंप्लीट होगा तो उस चैप्टर के बाद उस चैप्टर का एक सेपरेट प्रैक्टिस सेशन होगा। let's say guys we complete chapter number 1, chapter number 1 जिसको मैं बोलूंगा दैट वी आर गोना टेक इंट्रोडक्शन टू इनकम टैक्स, इंट्रोडक्शन टू इनकम टैक्स। इट्स गोना टेक गाइस, इट्स गोना टेक 7 सेशंस। क्या आप बात करते हो राठी जी? हाँ जी, आपको क्या लगता है आसान है? आसान सब कुछ है फॉर ऑल दो स्टूडेंट्स हु आर वर्किंग हार्ड, और आसान बिल्कुल भी नहीं है फॉर ऑल दो स्टूडेंट्स हु आर टेकिंग इट लाइटली। ये एक नई चीज है, नई चीज को ना दोस्तों विद ऑल दैट एनर्जी और उमंग के साथ ना दोस्तों कि यार क्या सीखने नया मिलने वाला है, ऐसा क्या होने वाला है, टैक्स को क्यों बच्चे डराते हैं या टैक्स से क्यों बच्चे डरते हैं, तो वो दोस्तों उन बच्चों के लिए जो मेहनत नहीं करते। अगर आप मेरे साथ रोज मेहनत करते हो एंड आई आस्क यू टू डू अ पर्टिकुलर वर्क, पर्टिकुलर होमवर्क, यू डू इट, ट्रस्ट मी, आफ्टर अ स्पैन ऑफ 3 months यू विल बी लाइक क्या गलत गलत बातें करते हैं बच्चे, भाई ये कौन बोलता है टैक्स डिफिकल्ट है, बिकॉज यू वर कंसिस्टेंट। तो लेट्स से आप 7 सेशंस लेंगे, 7 सेशंस टू चैप्टर नंबर 1। अब जब चैप्टर नंबर 1 खत्म होगा उसके बाद +1 एक सेशन होगा, +1 that will be purely guys आपका दोस्तों प्रैक्टिस सेशन। और इस प्रैक्टिस सेशन में जो हमारे क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चंस होंगे, मैं सारे क्वेश्चंस नहीं करवाऊंगा, कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के होमवर्क में जाएंगे। एंड प्रैक्टिस सेशन में आई एम गोना डू 2 hours ओनली क्वेश्चंस फ्रॉम द क्वेश्चन बैंक। लेकिन 2 घंटे में भी क्वेश्चन बैंक के चैप्टर नंबर 1 के कंप्लीट नहीं होंगे, तो जितने क्वेश्चन मैं करा पाऊंगा गुड, उसके बाद रिमेनिंग क्वेश्चंस इज व्हाट यू विल हैव टू टेक केयर। एंड रिमेनिंग क्वेश्चंस आप लोगों को खत्म करने होंगे बाय द कंप्लीशन ऑफ द सेकेंड चैप्टर। तो चैप्टर नंबर 1 जब चल रहा है, आपने चैप्टर नंबर 1 मेरे साथ पढ़ा, उसके बाद हमारे साथ प्रैक्टिस सेशन किया, उसके बाद आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ऑफ चैप्टर नंबर 1 जब तक मैं चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर दूंगा। तो चैप्टर नंबर 2 थ्योरी चलेगा, चैप्टर नंबर 1 का प्रैक्टिस चलेगा। I will give you certain amount of time depending upon the number of questions in that particular chapter। इसके बाद दोस्तों आपका होगा टेस्ट। टेस्ट 2 तरीके से कंडक्ट करे जाएंगे। एक दोस्तों आपका होगा एमसीक्यू टेस्ट, ये आपके 2 तरीके से टेस्ट विल बी कंडक्टेड। दिस इज व्हाट आई एम गोना हेल्प यू आउट गाइस। यहां पर एवरीबडी हैज टू लिसन टू मी वेरी वेरी केयरफुल। ये मैं हर सेशन में आके इतनी ज्ञानबाजी नहीं दूंगा, बिकॉज टुडे इज द फर्स्ट सेशन। Today is the first session. I am just telling you how the entire batch will be conducted. And rest assured, जब आप लोग मेरे साथ एक चैप्टर कंप्लीट करेंगे ना और उसका टेस्ट देंगे, उसके बाद आपको फील होगा कि हाँ जी राठी जी जो बोलते हैं वो करके भी दिखाते हैं। टेस्ट आपके एक एमसीक्यूज टेस्ट होंगे गाइस, और एक सब्जेक्टिव होंगे। सर चेक करके मिलेगा? यस। अब दोस्तों हम लोग कैसे करेंगे एमसीक्यूज में? हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है जिसमें हम क्वेश्चन सेटअप करते हैं, क्वेश्चंस के बाद उसके आंसर्स देते हैं और आंसर का एक्सप्लेनेशन देते हैं। तो ये आपका जब आप एमसीक्यू टेस्ट देते हैं उसमें आपको राठी सर की जरूरत नहीं होगी, उसमें आप ऑटोमेटिकली अपने आंसर्स देंगे, उनको टिक करेंगे, सबमिट करेंगे, और आपके पास सॉफ्टवेयर के थ्रू पेपर चेक होकर आपको पूरा पेपर यहां पर चेक मिलेगा विद करेक्शंस। तो यहां पर कि आपने कहां गड़बड़ी करी, ये 100% चेक होगा, चेक होगा। ऑलराइट, अब बात यह आती है कि सर सब्जेक्टिव वाले फिर कैसे होंगे, वो भी बताता हूं। सब्जेक्टिव वालों के लिए दोस्तों वी विल डिसाइड अ पर्टिकुलर डेट कि इस दिन आपका टेस्ट नंबर 1 है। लेट्स से टेस्ट नंबर 1 ऑफ इंट्रोडक्शन टू इनकम टैक्स। अब आपका जब सब्जेक्टिव टेस्ट होगा तो आपको एक दिन विच इज जनरली संडे, लेट्स से एक टाइम फिक्स किया गया, बिकॉज चैप्टर नंबर 1 का टेस्ट है, एक ही चैप्टर का टेस्ट है, इट विल बी अ 1 hour सेशन, 1 hour टेस्ट। जब अपन 3-4 चैप्टर्स के टेस्ट लेंगे हो सकता है 2 घंटे का, जब फुल कोर्स का लेंगे तब 3 घंटे का होगा। तो इन दैट केस संडे को वो टेस्ट होगा ड्यूरिंग अ स्पेसिफाइड टाइम।
आप लोग जानते हैं हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करना होगा और आप टेस्ट देने के बाद आप अपना आंसर शीट गाइस आप ग्रुप में शेयर करेंगे, पीडीएफ फाइल में कन्वर्ट करके एक फाइल बना देंगे 5, 6, 10, 12 पेजेस की पीडीएफ फाइल शेयर्ड इन ग्रुप। अब इसके बाद हम रखेंगे एक डिस्कशन डे मतलब जहां आपके टेस्ट को डिस्कस किया जाएगा। अब जब आपका टेस्ट डिस्कस होगा तो मैं क्या करूंगा, ऑन सैंपल बेसिस हमारे साथ चैट बॉक्स में बहुत सारे दोस्त हैं, विद्या, यूनुस, उज्जवल, ईशा, तो मैं क्या करूंगा, इन 4 में से लेट्स से 3 बच्चों के मैं सामने सॉल्यूशंस लाऊंगा, मैं उन्हें टिक करूंगा, उनकी गलतियां समझाऊंगा, उन्हें बताऊंगा। हो सकता है कई बच्चों का पेपर हर बार चेक ना हो पाए, बिकॉज अगर मेरे साथ 100 बच्चे जुड़ेंगे तो मैं 100 बच्चों के यहां बैठ के चेक करना विल बी लिटिल डिफिकल्ट। लेकिन क्या होगा, पहले पेपर डिस्कस करेंगे, पेपर का सोल्यूशन देंगे, मैं आपको सोल्यूशन सेट दूंगा और उसके बेसिस पर फॉर ऑल दो स्टूडेंट्स जिनका पेपर चेक नहीं भी हो पाया, क्योंकि मैं तो सैंपल बेसिस पर 3, 4, 5 बच्चों के ही चेक कर सकता हूं, तो इन दैट केस वो बचे हुए बच्चे अपने आप सोल्यूशन सेट से चेक कर सकते हैं और एट एन एवरेज अपने आप को मार्क्स दे सकते हैं। जिन बच्चों का टेस्ट नंबर 1 में मैंने सैंपल के बेसिस पे लिया था, उन बच्चों को मैं टेस्ट नंबर 2 में नहीं लूंगा। टेस्ट नंबर 2 में उन बच्चों का लिया जाएगा जिनका टेस्ट नंबर 1 में सैंपल चेकिंग नहीं हो पाई। समझ रहे? तो एवरी स्टूडेंट विल हैव देयर ओन चांसेस, एवरी स्टूडेंट का अपना अपना चांस आएगा जिसमें उनका पेपर पूरा डिस्कस होगा, टेस्ट होंगे एंड एवरीथिंग इज गोना हैपन। ऑलराइट गाइस, तो आप ग्रुप में शेयर करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि मैंने आज टेस्ट दिया, संडे को टेस्ट दिया, आप थर्सडे को जाके दे रहे हैं और कह रहे हैं राठी जी चेक करके बताइए। नहीं, आप और मैं पहले से डिस्कस कर लेंगे कि भाई साहब इस दिन ये टेस्ट है और इतने टाइम पीरियड के अंदर अंदर व्हाट्सएप ग्रुप पर आपका सोल्यूशन सेट आ जाना चाहिए। तो लेट्स से अगर मैंने टाइम दिया 2 से 3 बजे तक का, तो मैं 3:30 बजे तक का ही आपको टाइम दूंगा कि उसे आप स्कैन कर किसी भी पीडीएफ सॉफ्टवेयर के थ्रू आप उसे व्हाट्सएप ग्रुप में डालिए। ऐसा नहीं है कि 2 दिन बाद 4 दिन बाद दे रहे हैं। टेस्ट हैव टू बी वेरी स्ट्रिक्टली फॉलोड। All right, guys. So this is how the entire syllabus is gonna be taken care of. Okay. ये आप लोगों का मैंने बेसिक गाइडलाइंस दे दिए हैं। अब आप लोगों को आर वी रेडी टू रॉक एंड रोल गाइस? To start with the income tax portion for May and September 25 with the new Finance Act 2024 with little motivation from one of the finest Prime Minister that India has ever seen, श्री अटल बिहारी वाजपेयी साहब। इनकी ये लाइनें फिर से बोल देता हूं, बाधाएं आती हैं आए, घिरे प्रलय की घोर घटाए, पांव के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। और विश्वास दिलाता हूं, अगर आप लोग मेरे साथ कदम मिलाकर चलते हैं तो देयर इज नथिंग that can stop you to secure more than 80% marks in taxation. Okay, this is the chapter overview. सर एक चीज और पूछनी थी राठी जी, बड़ा मन कर रहा है, बोलिए कि सर ये जो आपने जो फाइल बनाई है बड़ी प्यारी सी दिख रही है, ये कर्सिव राइटिंग वाली, क्या ये भी हमें मिलेगी? हाँ जी, जो बच्चे मेरे साथ सब्सक्राइब कर रहे हैं उन्हें ई बुक्स में मैं नॉर्मल पीडीएफ फाइल जो रहती है ना ब्लैक एंड व्हाइट, वो वाली भी दूंगा और मैं ये कलर्ड वाली भी दूंगा। कलर्ड वाली से जस्ट ना पढ़ने में ज्यादा मजा आता है। तो जब आप लोगों ने चैप्टर मतलब एक लेक्चर खत्म हुआ, यू वांट टू रिवाइज इट, तो आप लोग दोस्तों चलते फिरते भी अपने फोन में, अपने लैपटॉप पे, किसी पर भी दोस्तों इसे देख सकते हैं। लेक्चर्स कैन बी व्यूड ऑन द फोन एज वेल एज ऑन द लैपटॉप, कोई दिक्कत नहीं। बट आई सिंसियरली रेकमेंड एवरी वन ऑफ यू हैविंग हार्ड कॉपी बुक्स। आप लोगों के पास हार्ड कॉपी बुक्स होना बहुत ज्यादा जरूरी है। दिस इज बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर एवरी स्टूडेंट, बेसिक, वेरी बेसिक रिक्वायरमेंट। हार्ड कॉपी बुक्स होनी जरूरी है। जिनके पास हार्ड कॉपी बुक्स नहीं है वो मेरे से कनेक्ट करें, आई विल टेल यू हाउ टू सब्सक्राइब टू द हार्ड कॉपी बुक्स। क्योंकि गाइस इन पीडीएफ ई बुक्स को आप एनोटेशंस नहीं बना सकते हैं, और नो मैटर व्हाट आप कितना ही
सिंसियर हो, लैपटॉप से क्वेश्चन को सॉल्व आउट करना या प्रोविजन पढ़ना इज नॉट दैट इजी, क्योंकि लैपटॉप पे वैसे ही लेक्चर देख रहे हैं, उस टाइम आप नोट्स कैसे देखोगे? तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं कोई चीज हाईलाइट करने बोलता हूं तो आप हाईलाइट कैसे करोगे? जिनके पास पीडीएफ बुक्स हैं वो हाईलाइट नहीं कर पा रहे हैं, जिनके पास हार्ड कॉपी है दे आर ऑलवेज अ स्टेप फॉरवर्ड। ओके, सो लेट्स गेट गोइंग गाइस। गणपति बप्पा मोरिया, भगवान का नाम लेके चलते हैं ना तो सब कुछ अच्छा ही होता है दोस्तों। देयर विल बी टाइम्स, हो सकता है कभी कोई XYZ रीजन की वजह से अगर मुझे छुट्टी लेनी पड़ती है तो मैं ग्रुप में इन्फॉर्म कर दूंगा। I will be very very careful. I will make sure that we are at least having 5 sessions if not 6 in a week. 5 सेशंस तो हम एक हफ्ते में ले ही रहे हैं। All right guys, scope of this chapter, हम इस चैप्टर में क्या क्या सीखने वाले हैं? The basic concepts of taxes, both DT and IDT, the purpose of levying tax, the various components of income tax law, recognition of previous year and assessment year. These are the things that we're going to learn into this chapter. Identification of cases जहां previous year की income previous year में ही taxable कर ली जाएगी. Understanding the important terms जैसे कि income, assessment year, previous year, assessee, इन सब सीखेंगे. Identifying the cases where the income shall be considered as undisclosed income. अनडिस्क्लोज इनकम मतलब छुपा के रखी थी, मोदी जी ने एकदम से धप्पा कर दिया। अब जब धप्पा करा तो मोदी जी ने पकड़ लिया आपको, आप पैसे चोरी करने की कोशिश कर रहे थे। सर आपका मतलब काला धन, ब्लैक मनी, करेक्ट? तो सरकार उस पर कितनी टैक्स लायबिलिटी लगाती है वो सारी चीजें सीखेंगे। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, महक, वी विल शेयर विद यू, डू नॉट वरी, हम आपके साथ शेयर कर देंगे द ग्रुप लिंक, आप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं टुडे इटसेल्फ। Determination of tax liability of individual, HUF, AOP, BOI, cooperative society, firm, company. This is going to be the most interesting part. And from tomorrow onwards, guys, tomorrow onwards, हम लोग tax liability भी निकालना सीखेंगे. In order to make sure कि कोई भी चीज monotonous ना हो, boring ना लगे, तो what I'm going to do, I'm going to make a combination of, let's say, around 1 hour, 15 minutes, 20 minutes हम practical करेंगे, 10-15 मिनट थ्योरेटिकल करेंगे। लेकिन आज के सेशन में ज्यादातर थ्योरेटिकल रहेगा। आई विल बी फॉर्मिंग द बेस रूट्स ऑफ इनकम टैक्स एंड टैक्सेशन। तो आप लोगों के लिए आज का थ्योरेटिकल रहेगा, अदरवाइज इट इज ऑलवेज गोना बी अ कॉम्बिनेशन रहेगा दोस्तों ऑफ थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल। बड़ा मजा आएगा आप लोगों को, थ्योरेटिकल एज वेल एज प्रैक्टिकल। आ जाओ भाई, लेट्स गेट गोइंग गाइस, सो दैट बोरिंग नहीं होना चाहिए कभी भी। ओके, एंड एवरी वन ऑफ यू विल हैव टू पार्टिसिपेट इनटू द चैट बॉक्स, जैसा कि अभी आप लोग मेरे साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मेरे राइट हैंड साइड में चैट बॉक्स है जिससे मैं बच्चों को देख पा रहा हूं। ओके, टैक्स क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय टैक्स? एवरीबडी, एनीबडी, आपको क्या लगता है टैक्स क्या है? सर जो बेमन से सरकार को देना पड़े, करेक्ट। इच्छा नहीं थी, हमारी कमाई हम काहे दें? तो कहते हैं टैक्स इज अ मैंडेटरी मतलब देना ही पड़ेगा, ऑप्शनल नहीं है। फाइनेंशियल चार्ज levied by the government on a product, income or activity. So what do you mean by tax? Tax is a mandatory charge which is to be given to the government in the form of पैसा, financial charge पैसों में दिया जाएगा, which is levied by the government on a product. सामान के बेचने पर एक टैक्स लगाया जाता है guys. Anybody who can help me out? सामान और एक्टिविटी which represents service. Anyone who can help me out? किस सामान पर और सर्विस पर कौन सा टैक्स लगाया जाता है जो जनरली अपन ज्यादा सुनते हैं? जीएसटी, वेल डन उज्जवल। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। एंड इनकम पे कौन सा टैक्स लगाया जाता है? इनकम पे कौन सा टैक्स लगाया जाता है सर? जो आज हम पढ़ने के लिए साथ मिले हैं, इनकम टैक्स। आप अपनी जो कमाई करते हैं, कमाई का कुछ हिस्सा जो सरकार को जाता है इन द फॉर्म ऑफ टैक्स, दैट इज नोन एज इनकम टैक्स। तो टैक्स क्या है? मैंडेटरी। आप ऐसे नहीं बोल सकते मोदी जी आपके पास आते हैं टैक्स लेने, कहते हैं मोदी जी आज तो सोमवार है, तो कह रहे तो क्या हुआ? कह रहे हम तो व्रत रखते हैं ना, शिव जी के बड़े भक्त हैं,
शिव जी के बड़े भक्त हैं, बम बम बोले, बम बम बोले, कह रहे ओ आइए इधर आइए, मोदी जी ने गाल पे लगाया, कह रहे भाई साहब चाहे आप शिव जी के बहुत बड़े भक्त हो, हम भी बहुत बड़े शिव जी के भक्त हैं, हम भी जाते रहते हैं केदारनाथ बद्रीनाथ, ऐसी क्या बात है, हम भी जाते रहते हैं, लेकिन लेकिन क्या हमें देश चलाने के लिए, देश को बेहतर बनाने के लिए क्या पैसों की जरूरत पड़ेगी? द आंसर इज यस। और वो पैसे हमें कहां से मिलेंगे? हमें आपसे मिलेंगे। और वो आपसे कैसे मिलेंगे? इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस मिलेंगे। तो इन दैट सिनेरियो गाइस, टैक्स इज मैंडेटरी, इट इज नॉट एन ऑप्शन टू यू। अच्छा, अब हमारे साथ चैट बॉक्स में एक दोस्त है यूनुस। यूनुस दोस्तों लेट्स से साइकिल का काम करता है, साइकिल बेचता है। मोदी जी उसके पास आए, यूनुस भैया लाइए टैक्स दीजिए। मोदी जी क्या कह रहा था मैंने, वो टैक्स देने की मेरी बहुत इच्छा है, ऐसा नहीं है मेरी कमाई नहीं है, लेकिन ना मोदी जी ऐसा है ना, वो ना अभी बैंक में पैसे नहीं है, क्या करें, इतना सामान खरीद लिया, सारा पैसा चला गया है। आप ऐसा करिए, साइकिल ले जाइए, आप मेरे से आपको बढ़िया वाली साइकिल दूंगा, बढ़िया वाली साइकिल दूंगा, गियर वाली साइकिल। मोदी जी ने कहा चेन निकाल के चेन से ही कुटाई करूंगा, साइकिल लेके जाओ, मेरी गार्डियन नहीं देख रहा है। अरे मोदी जी बच्चों के लिए ले लीजिए। मोदी जी ऐसे कहते, मेरी शादी नहीं हुई, मेरे को ताना मार रहे हो हैं? मैंने शायद बच्चे ये बात भी सही है, फिर किसके लिए लेंगे आप साइकिल? अब बात बात समझ रहे हैं एवरीबडी? क्या सरकार और मोदी जी कह रहे क्या साइकिल साइकिल लगा रखे हो, मैं किसी कबाड़ी वाले के पास जाऊंगा टैक्स लेने तो कबाड़ा लेकर आऊंगा, क्या कमाल करते हो यार। हाँ जी गाइस, तो इन दैट सिनेरियो सरकार ने कहा इट्स अ फाइनेंशियल चार्ज, आपको पैसों में देना पड़ेगा। यूनिस कहता अरे यार बात तो सही है, हमारे देश के प्रधानमंत्री ऐसे बोरी भर के कबाड़े लेते हुए जा रहे हैं, अच्छा नहीं लगेगा। नहीं 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 नहीं, क्या दोस्तों, एवरीबडी हैज टू अंडरस्टैंड, ऑफ कोर्स मोदी जी इज नॉट गोना डू दैट। तो टैक्स क्या है? एक मैंडेटरी फाइनेंशियल चार्ज लिवाइड बाय गवर्नमेंट ऑन अ प्रोडक्ट इनकम एंड एक्टिविटी। क्या सर हमें लिखना है? जी हाँ लिख लीजिए, शुभ आरंभ करिए गाइस, हेडिंग डाल दीजिए। हाँ जी, हेडिंग डाल दीजिए गाइस, चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू इनकम टैक्स, उसमें सबसे पहले लिखिए टैक्स। यहां पर मैं सिर्फ टैक्स की बात कर रहा हूं, आई एम नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट इनकम टैक्स और जीएसटी, वो मैं अगले पॉइंट में करने वाला हूं। यहां मैं सिर्फ डिफाइन कर रहा हूं द वर्ड टैक्स। ऑलराइट गाइस, नेक्स्ट इसके आगे एक इंटरेस्टिंग पॉइंट और लिखा हुआ है, लिवाइड बाय गवर्नमेंट। क्या मोदी जी आपको बंदूक दिखाकर या छुरी दिखाकर टैक्स ले सकते हैं? छुरी मतलब नाइफ है, बंदूक दिखाकर ऐसे पिस्तौल निकाली, राठी जी टैक्स दे रहे हो या चलाऊं गोली? मैंने कहा बच्चे की खिलौने की है क्या, मेरे को अपनी बेटी के लिए लेनी थी, आपने कहां से लेकर ऐसे एक हवा में चला ढुसके। क्या दोस्तों मोदी जी तो सच्ची में चलती है, 5 तक काउंट करूंगा राठी जी, 5 तक काउंट करूंगा, टैक्स दे रहे हैं चलो। क्या दोस्तों 1 2 3 4 क्यों ऐसे कर सकते हैं मोदी जी? नहीं। हाँ जी गाइस, इन दैट केस गाइस द गवर्नमेंट मेक्स लॉ, सरकार आके दोस्तों आपसे ऐसे ही टैक्स नहीं ले सकती है, सरकार कानून बनाती है। और सरकार को कानून बनाने की पावर कहां से मिलती है? हमारे संविधान से मिलती है, फ्रॉम आवर कॉन्स्टिट्यूशन, जिसके बारे में डिटेल में डिस्कशन होगा इन लेक्चर्स टू कम बाय। ऑलराइट, तो एवरीबॉडी, टैक्स क्या है? मैंडेटरी फाइनेंशियल चार्ज लिवाइड बाय गवर्नमेंट ऑन अ प्रोडक्ट इनकम और एक्टिविटी। जब प्रोडक्ट को सप्लाई किया जाता है तो उस पर जो टैक्स लगता है जीएसटी। अगर प्रोडक्ट को आउटसाइड इंडिया बेचा जाता है तो उस पर लगता है एक्सपोर्ट ड्यूटी। जब हिंदुस्तान में कोई सामान लगता है आता है तो उस पर आती है इंपोर्ट ड्यूटी। एक्सपोर्ट ड्यूटी और इंपोर्ट ड्यूटी को कंबाइन कर अपन कस्टम ड्यूटी भी बोलते हैं। तो जब प्रोडक्ट पर ध्यान से देखिएगा, प्रोडक्ट को सप्लाई करते हैं तो इस पर आपके 2 टैक्सेस लग सकते हैं, पहला जीएसटी और दूसरा इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर, इंपोर्ट ऑब्लिक एक्सपोर्ट। खैर इंपोर्ट से जुड़ा हुआ विल बी टॉट टू यू एट द फाइनल लेवल, इस पर लगता है कस्टम ड्यूटी। ऑलराइट गाइस, तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, जब आप लोग भी अपने नोट्स बनाए ना गाइस, प्रोडक्ट को हाईलाइट करके ऐसा प्रोडक्ट का शेप बनाइए, बड़ा मजा आता है बाद में पढ़ाई करने में। उस पर प्रोडक्ट के आगे लिखिए जीएसटी लग सकता है, इनकम ये लग सकता है, कस्टम ड्यूटी लग सकता है।
तो जब आप इसे रिवाइज करने बैठेंगे ना शाम को दोस्तों, तो आपको लगेगा यार हाँ यार रजिस्टर खोलने में बड़ा मजा आता है, क्योंकि बड़े सुंदर सुंदर रजिस्टर बना रखा है। इसीलिए गाइस मैं भी आई विल कीप ऑन चेंजिंग द कलर्स ऑफ द पेन, लेट अस मेक इट मोर वाइब्रेंट, लेट अस मेक इट मोर ब्यूटिफुल। अपने नोट्स सुंदर से बना के रखिए गाइस, मजा आएगा पढ़ने में। आइए गाइस, टाइप्स ऑफ टैक्सेस एंड व्हाई इट इज levied। ऑलराइट गाइस, देयर आर टू टाइप्स ऑफ टैक्सेस, आप लोग भी जानते हैं और आपके सिलेबस का भी यही हिस्सा है। पहला डायरेक्ट टैक्स, जो इनकम टैक्स है दोस्तों, इट्स अ डायरेक्ट टैक्स। चैट बॉक्स में आप लोग मेरे साथ इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, कौन मेरा जिगरी दोस्त बनना चाहेगा? जिगरी दोस्त, चड्डी बड्डी फ्रेंड। हाँ जी गाइस, मतलब बचपन से हम लोग साथ में खेले हैं। चैट बॉक्स में जब तक बोलिए। और दूसरा इनडायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस में दो तरीके के टैक्सेस आते हैं, वन इज जीएसटी एंड अनदर इज सीडी, कस्टम ड्यूटी। हाँ जी गाइस, उज्जवल कह रहा है मैं, अभी देखते हैं। कस्टम ड्यूटी, ऑलराइट। यूनिस भी कह रहा है सर मैं भी आपका दोस्त बनूंगा, ऐसा क्या है राठी जी के दोस्त बनने में। हाँ जी, चलो भाई, उज्जवल और यूनिस का एग्जांपल लेंगे गाइस इनटू दिस पॉइंट। कहते हैं देयर आर टू टाइप्स ऑफ टैक्सेस, डायरेक्ट टैक्स जिसमें इनकम टैक्स आता है, जो आपकी इनकम और वेल्थ पे लगाया जाता है, द बर्डन ऑफ विच कैन नॉट बी शिफ्टेड। लेट्स से अगर मैं आपका होस्ट और दोस्त श्रेय राठी ने साल भर में 15 लाख रुपए की कमाई करी, लेट्स से, अब 15 लाख रुपए पे लेट्स से 2 लाख रुपए टैक्स बना। अब मैंने अपने पहले दोस्त उज्जवल को फोन किया, मैंने कहा उज्जवल भाई, कह रहे और राठी क्या हाल चाल है? मैंने कहा अरे बढ़िया बढ़िया यार, और कब कर रहे हो पार्टी शार्टी है? मैंने कहा अरे भाभी पास में नहीं है। अरे भाभी तो वहां गई है, मायके गई है। तुम बताओ आ जाओगे आज, घर बोतल लेकर आ जाओ। मैंने कहा वो तो कर ही लेंगे, तेरी भाभी तो बगल में बैठी है, ज्यादा ज्यादा पार्टी पार्टी करा है। अभी सुन लिया ना मेरी वाली ने, तुम पता चलेगा, अभी डांट लगेगी। तो मेरी बात सुनना यार, काम के लिए फोन किया था तेरे को। कह रहे अरे बता यार क्या काम है? तो मैंने कहा यार वो ना एक छोटी सी हेल्प चाहिए थी। अरे तेरे लिए तो जान हाजिर है, तू बता तो क्या काम है? वो ना, वो 2 लाख रुपए चाहिए थे। 2 लाख चाहिए थी? अरे तू मेरा दोस्त है, लात क्यों मारूंगा? अबे लात नहीं चाहिए, लाख लाख, 2 lakhs, 2 लाख रुपए चाहिए थे। अरे जोर से बोल, आवाज नहीं आ रही राठी, क्या बोल रहा है? हेलो हेलो। अरे मेरे को पता, साढ़े कमीने, मेरे को पता था तू किसी काम का मेरा दोस्त नहीं है। हेलो राठी, आवाज नहीं आ रही भाई। अब इस जन्म में फोन मत करियो। हाँ जी, फोन ही काट दिया, फोन ही काट दिया। अब मेरे को बताओ दोस्तों, निकला निकला अच्छा दोस्त। हाँ जी, वो तो खुद भी चैट बॉक्स में बोल रहा है फोन काट भैया, राठी जी गलती हो गई, आपका दोस्त बन गया। हाँ जी, ओनली फॉर द पर्पज ऑफ एग्जाम्पल भी दोस्त दोस्त नहीं बनना चाहता। अब दूसरा दोस्त कब काम आएगा? यूनिस, यूनिस को भी। और यूनिस भाई क्या हाल चाल है? अरे बस बस बढ़िया भाई, बताओ क्या हाल चाल है? अरे यार एक छोटी सी ना मदद चाहिए थी। हाय अरे किस दिन दोस्त, किस दिन के लिए काम आते हैं यार, कैसी बातें करते हो? छोटे क्या बड़े, बड़े भी मदद करेंगे तुम्हारी, तो तुम बता। मैंने कहा सुन तो ला रहे यार राठी, तो तुम जानता नहीं है, मैं दोस्त को जुबान दे दिया ना, जुबान दे दिया ना एक बार, तो मैं मुकरता नहीं। तो मैंने कहा अच्छा वो ना यार, वो ना 2 लाख रुपए चाहिए थे, वो इनकम टैक्स पे करना था। यूनुस कहता बस इतनी सी बात? मैंने कहा यार, हेलो भाई 2 लाख रुपए चाहिए थे, 2 lakhs। हाँ भाई मैं समझ गया, 2 lakhs ना, तू भी ना कमाल करता है, इतना हिचकिचा क्यों रहा था इतने से अमाउंट के लिए? मैंने कहा तेरी कोई लॉटरी लग गई क्या भाई? तू क्या, तेरे से बाहर जाते हैं मोमोज के तो पैसे निकलते नहीं है, 2 लाख रुपए एकदम से देने के लिए राजी हो गया। मैंने कहा यार भाई यार दोस्त हो तो तेरे जैसा हो, नहीं तो ना हो भाई। मैं अरे यूनिस, यूनिस कहता अरे यार राठी तू भी ना, मोमोज की बात अलग होती है, लेकिन कभी दोस्त को जरूरत पड़े तो हम मदद नहीं करेंगे तो किस बात के दोस्त कहलाएंगे? मैंने कहा क्या बात है, क्या मैं तेरे को अकाउंट ट्रांसफर करता हूँ, वो अकाउंट की डिटेल्स भेजता हूँ तो ट्रांसफर कर दियो। अब अब यूनिस कहता है भाई मेरे को भी एक छोटा सा काम था। मैंने कहा
अब इंसान 2 लाख रुपए देने को राजी हो गया, उसका तो काम करना ही पड़ेगा भाई। मैंने कहा हाँ बता बता, अब यार तू 2 लाख रुपए दे रहा, तू छोटा सा काम मत बोल यार, तू तेरे को बता क्या काम है, क्या काम है, बता बता। भाई वो ना मेरे को 10 लाख रुपए देगा क्या, 10 लाख। हेलो हेलो हेलो, हाँ आवाज नहीं आ रही होगी तेरे को, है आवाज थोड़ी ना आ रही होगी अब, है जब 2 लाख मांगते में तू हिचकिचाया नहीं, 10 लाख मांगते में हेलो हेलो कर रहा है। हाँ जी हेलो जुनेश भाई, कोई बात नहीं, अभी देखता हूं मैं, मैनेज हो जाएगा 2 लाख रुपए, तू चिंता मत करियो। नहीं नहीं मैनेज हो जाए 2 लाख तो 10 लाख हमारे लिए भी निकाल लेना। अरे फोन कट फोन कट। हाँ जी गाइस, मुझे बताओ दोस्तों, क्या अगर मैं कोई कमाई कर रहा हूं, एवरीबडी हैज टू थिंक एंड एवरीबडी हैज टू लॉजिकली आंसर, इफ आई एम अर्निंग सम अमाउंट ऑफ मनी, विल आई आस्क माय फ्रेंड्स टू पे टैक्स ऑन दैट? एक ने पहले हेलो हेलो कर दिया, दूसरे ने मेरे सामने ऐसी कंडीशन रख दी कि मुझे हेलो हेलो करना पड़ गया। क्या दोस्तों कोई भी मेरे लिए पैसा देने के लिए राजी था ना? बिल्कुल नहीं। कराराटी कमाई तू कर रहा है, कमाई या तो हमें दे, या तो कमाई हमें दे, कमाई हमें नहीं दे रहा और कमाई से जुड़ा हुआ टैक्स हमसे मांग रहा है, बेशरम। तो इन दैट केस, इन दैट सिनेरियो गाइस, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स, यहां पर बर्डन ऑफ टैक्स शिफ्ट नहीं किया जा सकता। अगर तुम कमाई कर रहे हो तो तुम्हारी कमाई पर बोझा भी तुम्हें ही झेलना पड़ेगा, उसका बर्डन भी तुम्हें ही झेलना पड़ेगा, जिसका एग्जाम्पल है इनकम टैक्स। जिसका एग्जाम्पल क्या है दोस्तों? इनकम टैक्स। मजा आया गाइस इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द एग्जाम्पल? आई होप यू गाइस मस्ट हैव एंजॉयड द एग्जाम्पल विद मी। अब आते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस पर। इनडायरेक्ट टैक्सेस को मैं पढ़ता हूं और उस पर फिर एग्जाम्पल बनाऊंगा। कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स, इट इज लिवाइड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। ये किस पर लिवाई किया जाता है गाइस? गुड्स एंड सर्विसेज पर लिवाई किया जाता है। जब हिंदुस्तान में सामान एक दूसरे को, सर्विसेज एक दूसरे को देते हैं तो उस पर जीएसटी लगाते हैं। आउटसाइड इंडिया से, फॉरेन कंट्री से लेना देना करते हैं तो उस पर कस्टम ड्यूटी लगाते हैं। इन केस ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस के केस में, द पर्सन पेइंग टैक्स passes on the incidence to another person। इंसिडेंस का यहां पर मतलब है बर्डन, और वो बर्डन कैसे पास ऑन होता है गाइस? दिस इज व्हाट आई एम गोना हेल्प यू आउट विद, सो डू नॉट वरी अबाउट इट। हाँ जी गाइस, वो बर्डन कैसे पास ऑन होता है वो मैं सब आप लोगों की यहां पर मदद करने वाला हूं। अब इधर ध्यान से देखिएगा, एक एग्जांपल लेते हैं गाइस। मैं स्टार्ट करता हूं। यहां पर हमारे साथ चैट बॉक्स में दोस्त है निकिता, ये हमारी दोस्त निकिता। हा सुंदर हमारी निकिता। निकिता ने सामान या सर्विसेज, एज द केस में भी, मुझे सप्लाई करें। मैं आपका होस्ट दोस्त श्रेय राठी, मैं आई ऑलवेज स्टे गंजा, मैं पूरे बैच में गंजा रहूंगा। वैसे चाहे आपको देखने में कितना ही हैंडसम स्मार्ट लगूं, लेकिन फॉर द, यहाँ पे बाल बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है। एंड एक और ले लेते हैं, महक। हमारे साथ चैट बॉक्स में दोस्त है महक। मैं सामान महक को बेच रहा हूं। महक भी हमारी दोस्त है। हा बस दोस्तों, ऐसा लग रहा है कि बस पाइनएप्पल ही उगने वाला है ऊपर दोस्तों। अच्छा, इस चीज का ध्यान रखिएगा, पूरे इस बैच में आप लोग मेरे दोस्त हैं और मैं भी आपका दोस्त हूं। यस, देयर इज अ वेरी थिन लाइन कि यहाँ थोड़ा सा टीचर भी हैं, तो हम लोग एक दूसरे के साथ खूब मस्ती करेंगे, खूब टांग खिंचाई करेंगे, एंड किसी को भी किसी भी बात का बुरा नहीं मानना है। ओके गाइस, मैं आप लोगों को हक से डांट सकता हूं, पुचकारता भी हूं, लेकिन बुरा मत मानिएगा। अगर मैंने ऐसे बाल बना दिए किसी के, हाय राठी जी, हो राठी जी, मेरा तो क्लास में मजाक बना दिया इतने सारे बच्चों के सामने, हो अरे ऐसे छाती पीट के कुछ कर नहीं पाओगे, कुछ बिगाड़ थोड़े ना पाओगे मेरा। और आप छाती पीट भी रहे हो नहीं पीट रहे हो मेरे को नहीं पता। तो इन दैट केस आई वुड वांट एवरीवन स्टे कूल। जितना जैसे होता है ना, एक बंच ऑफ फ्रेंड्स, स्कूल के फ्रेंड्स, कॉलेजेस के फ्रेंड मिल जाते हैं साथ में और एक दूसरे की टांग खिंचाई करते हैं, इट इज लाइक दैट। इट इज जस्ट दैट कि मैं आपसे एक लेवल बस सीनियर वाला हूं, मैं 3rd ईयर में हूं, आप लोग 2nd ईयर वाले हैं, बस इतना रिस्पेक्ट रखना है।
बाकी तो मस्ती करेंगे, एक दूसरे की टांग खिंचाए पूरी पूरी खींच सकते हैं। अब इधर ध्यान से देखिएगा, निकिता मेरे को सामान बेचती है, लेट्स से निकिता इज होलसेलर या मैन्युफैक्चरर, अपन ले लेते हैं मैन्युफैक्चरर, मैं हूं रिटेलर और महक है कस्टमर। ओके गाइस, तो वन एग्जांपल, सॉल्यूशन टू एवरी प्रॉब्लम। ऑलराइट, मैन्युफैक्चरर जब रिटेलर को सामान बेचती है तो प्रोडक्ट की कीमत है लेट्स से 1000 रुपीज। प्रोडक्ट की कितनी वैल्यू है गाइस? लेट्स से 1000 रुपीज प्रोडक्ट की कीमत है। लेकिन क्या मेरे 1000 रुपए देने पर निकिता मेरे को ये सामान दे देगी? नहीं। निकिता कहेगी राठी जी इस प्रोडक्ट पर जीएसटी लगता है एट द रेट 12%, लेट्स से, तो 120 रुपीज बनता है, तो टोटल निकल कर आता है 1120। तो व्हाट इज द अमाउंट दैट आई नीड टू पे टू निकिता? तभी निकिता वो मेरे को सामान देगी। व्हाट इज द अमाउंट दैट आई नीड टू पे टू निकिता? इट इज 1120, 1120 रुपए दूंगा तभी निकिता दोस्तों मेरे को ये सामान देगी। अब दोस्तों ये सामान मैंने अपनी दुकान पे बहुत सुंदर तरीके से लगा दिया। लेट्स से दोस्तों मैं कैलकुलेटर खरीदता था, कैलकुलेटर खरीद के मैंने अपनी बढ़िया सी दुकान पे लगा दिया, बढ़िया सा कैलकुलेटर। अब महक आई मेरे पास, महक आके कहते हैं राठी जी कैलकुलेटर चाहिए था। मैंने कहा कैसा? मैंने उसके हाथ में देख लिया, टैक्स की किताबें थी, समझ गया सीए की बच्ची है, और दुखती रग पर हाथ रखना सीए के बच्चों के लिए कोई बड़ी बात नहीं होती। तो मैंने कहा अच्छा कैसी चल रही है बेटा अटेम्प्ट? मैं कहते हैं यहां सब पहले मतलब क्या अटेम्प्ट का क्या मतलब है? मेरा पहला भाई मैं चाहता हूं, मैंने कहा भाई मैं चाहता हूं आप पहले अटेम्प्ट में क्लियर करें। वो सीए की किताबें देख ली थी ना इसलिए पूछने में आ जाता अब हाँ, आउच वाली बिल्कुल फीलिंग आई, उज्जवल ने बिल्कुल सही कहा। मैं कहती अरे राठी जी शुभ शुभ बोलिए, मेरा पहला अटेम्प्ट में जी जान से पढ़ाई कर रही हूँ और एक अटेम्प्ट में निकालूंगी, मेरा आशीर्वाद आपके साथ है। अच्छा बताइए क्या चाहिए? वो कैलकुलेटर चाहिए था। मैंने कहा एक गजब कैलकुलेटर आया। कह रहा क्या? कह रहा लकी कैलकुलेटर, नाम ही है उसका लकी कैलकुलेटर। कह रहा अच्छा ऐसा क्या है? मैं बता रहा हूं इस कैलकुलेटर से आज तक सारी बैलेंस शीट मैच करिए। अरे वाह 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 वाह, ऐसा कैलकुलेटर सारी बैलेंस शीट मैच करा दे, गजब, शानदार। अगर आप गलत भी करो ना तो कैलकुलेटर सही कर देता है। अब बताओ अब इससे ज्यादा और क्या चाहिए होगा? कह रहे नहीं 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 बढ़िया कैलकुलेटर है, बढ़िया कैलकुलेटर, सारी बैलेंस शीट मैच हो जाती, क्या बात कर रहे हो? मैंने कहा, उसने कहा कितने का है? महक ने कहा, मैंने कहा महक बेटा ज्यादा नहीं है, 1400 रुपए का है और जीएसटी अलग से लगेगा। बस राठी जी, महक के पास पैसों की कमी नहीं थी, नहीं बस छे। और ऐसे छे कर रही है जरा ऐसे 1400 रुपए के कैलकुलेटर के लिए। तो 1400 रुपए का कैलकुलेटर प्लस जीएसटी दे रहा एट द रेट 12%, 1400 का 12% निकल कर आया 168। Yes, AIR number 1 and Mehak, I would wish and pray कि आप इतनी मेहनत करो that you become capable to become an AIR All India rank. My wishes and prayers for you. अब इधर ध्यान से सुनिए, इधर ध्यान से सुनिए। तो यहां पर महक ने मुझे 1568 पे करे फॉर द कैलकुलेटर। अब गाइस एवरीबडी, इस एग्जाम्पल के थ्रू आई एम गोना हेल्प यू आउट विद द एंटायर कंसेप्ट ऑफ बोथ डीटी एंड आईडीटी। आईडीटी का तो फोकस है ही है, मैं डीटी का कंसेप्ट भी क्लियर करवाऊंगा। अब इधर ध्यान से देखिएगा एवरीबडी, यहां महक ने मुझे 1568 पे करा है, जिसमें से 1400 रुपए तो मेरे को बिलोंग करते हैं। भाई 1400 रुपए का तो सामान है, तो 1400 रुपए तो मैं रखूंगा, लेकिन 168 भी क्या मेरा है? क्या 168 मेरे को बिलोंग करता है? नहीं सर, 168 तो सर ये एक टैक्स है जीएसटी, एंड दिस बिलोंग्स टू द गवर्नमेंट, ये तो सरकार का है, ये आपका नहीं है। तो क्या दोस्तों, विल आई गो एंड डिपॉजिट 168 टू द गवर्नमेंट? श्रेय राठी दोस्तों, क्या सरकार को जाके, गवर्नमेंट को जाकर, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ टैक्स दैट आई एम गोना पे, मैं सरकार को जाकर कितना पे करूंगा? दिस इज व्हाट आई विश टू नो। 168 मेरा नहीं है, 168 टैक्स का है, सरकार का है।
वेल डन। उज्जवल ने कहा, यूनुस ने कहा, राठी जी कैसी बातें करते हो, आपको कितने अटेम्प्ट लगे थे पढ़ते पढ़ते। मैंने कहा वो मेरे अटेम्प्ट छोड़ो, इधर बताओ कितना देना है। सर द अमाउंट ऑफ टैक्स दैट यू हैव कलेक्टेड, जितना आपने कलेक्ट किया उसमें से 120 इज द टैक्स दैट यू विल रिड्यूस। मैंने कहा क्यों? कहते हैं सर ये टैक्स तो आपने भी दिया था एट द टाइम जब आपने सामान को खरीदा। तो लेट्स से, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, जब ये कैलकुलेटर मेरे पास आया तब निकिता ने 1,000 रुपए तो कैलकुलेटर के लिए और 1,000 रुपए से जुड़ा हुआ टैक्स 120 रुपए जीएसटी लिया। तो द टोटल अमाउंट आई पेड एट द टाइम ऑफ परचेजिंग ऑफ द कैलकुलेटर वाज नॉट 1,000, इट वाज 1,120। तो जब कैलकुलेटर मेरे पास आया और मैंने कैलकुलेटर पर कैलकुलेटर के पैसे के साथ साथ टैक्स दिया, तो कैलकुलेटर का 120 रुपीज का टैक्स का बर्डन क्या मेरे कंधे पर आ गया? जी हाँ, मेरे कंधे पर आ गया। अब जब इस कैलकुलेटर को मैंने आगे बेचा और आगे बेचकर टैक्स कलेक्ट किया, 168 इज द अमाउंट ऑफ टैक्स दैट आई कलेक्टेड, और उसमें से ये 168 मुझे किसने दिए थे? महक ने दिए थे। तो 168 मैंने कलेक्ट करे, उसमें से जितना मैं पहले पे कर आया था 120, मैंने 120 निकाल के अपने जेब में रख लिए। तो क्या दोस्तों मेरा बर्डन ऑफ टैक्स खत्म हो गया? मैंने 120 पे करे थे एट द टाइम व्हेन आई परचेज द गुड्स, एंड आउट ऑफ 168 आई कलेक्टेड फ्रॉम महक, उसमें से मैंने 120 निकाल के अपने जेब में डाल दिए। तो क्या जो 120 रुपए का टैक्स मैंने दिया था निकिता को, क्या मैंने महक से रिकवर कर लिया ना? तो क्या मैंने अपना बर्डन ऑफ टैक्स खत्म कर दिया? द आंसर इज यस। एंड देयरफॉर मैं 168 में से 120 रुपीज अपनी जेब में रख लूंगा, एंड द रिमेनिंग अमाउंट इज व्हाट आई एम गोना पे टू द गवर्नमेंट, 48 रुपीज। तो मेरे ऊपर बर्डन ऑफ टैक्स कितने का रहा, 0 या 48? कई बार बच्चे इसमें भी कंफ्यूज होते हैं। मेरे ऊपर बर्डन ऑफ टैक्स कितना रहा गाइस, 0 या 48? दिस इज व्हाट आई विश टू नो, एवरीबडी हैज टू आंसर मी, फटाफट बताइए। यूनेस 48 कैसे हो गया बेटा? 0। निकिता 48। हाँ जी गाइस, निकिता सेइंग 48। ऑल राइट, एक बच्चा कह रहा है 0। द करेक्ट आंसर इज 0। 48 भी जो मैंने पे करे वो मैंने अपनी जेब से थोड़ा ना पे करे थे निकिता बेटा। 48 मैंने जाके सरकार को दिए हैं, लेकिन वो 48 रुपीज क्या मैंने अपनी जेब से दिए थे, या ये वही 48 बचे हैं जो महक ने मुझे दिए थे? आउट ऑफ 168 मेरा 120 का बर्डन था, मैंने वो अपनी जेब में रख लिया। तो जो 48 बचा, दैट इज व्हाट आई डिड नॉट पे आउट ऑफ माय ओन पॉकेट, दैट इज द 48 रुपीज दैट आई रिसीव फ्रॉम महक ओनली। तो द बर्डन ऑफ टैक्स ऑन श्रेय राठी इज नाउ 0। The burden of tax on Shrey Rathi is now 0. And because महक ने अपनी पढ़ाई करते वक्त इस कैलकुलेटर को इस्तेमाल कर लिया, इस कैलकुलेटर को यूज कर लिया, बर्डन ऑफ टैक्स किस पर आ गया दोस्तों? बर्डन ऑफ टैक्स किस पर आ गया है? महक पर आ गया है। अब बिकॉज महक क्या आगे इस प्रोडक्ट को बेच रही है, आगे इस प्रोडक्ट को क्या वो सप्लाई कर रही है, बेच रही है? द आंसर इज नो, शी इज यूजिंग फॉर हर ओन पर्पस। नो, वो आगे तो नहीं बेच रही, यूज्ड फॉर ओन पर्पस। तो व्हाट विल हैपन टू द टैक्स दैट शी हैज बोर्न? 168 का क्या होगा जो उसने पे करा है? सर दैट इज व्हाट शी विल हैव टू बियर, एंड एज द नेम आल्सो सजेस्ट, कस्टमर। तो महक एक कष्ट से मार, कस्टमर। All right, she will have to bear the burden of tax. She will have to bear the burden of tax. Interesting point, guys. सर ये तो आपने इनकम टैक्स का पोर्शन करा दिया, वो जीएसटी का पोर्शन करा दिया। आपने कहा था सर इस एग्जांपल के थ्रू आप इनकम टैक्स का भी बता देंगे। क्या क्या इनकम टैक्स का बताइए ना जरा, हम भी सुने क्या बोलना चाह रहे थे इनकम टैक्स का यहाँ पे। अच्छा, एनीबडी हु कैन हेल्प मी आउट फाइंडिंग आउट द इनकम that I have earned in this entire transaction, in this entire example, जो आपके सामने एग्जाम्पल है, मैंने कमाई कितनी करी? कोई मेरे को बता सकता है गाइस? What is the amount that I have earned? Anybody? Let me see.
चैट बॉक्स में कोई दोस्त है क्या? 280 रुपए उज्जवल कह रहा है, यूनिस कह रहा है 400 रुपए। ओके, द करेक्ट आंसर इज 400 रुपए। यूनिस वेल डन सर। 400 रुपए कैसे हुए आपके? 400 रुपए कैसे हुए? अगर आप देखें तो आपको 1568 मिला, उसमें से आपने 1120 पे किया तो 448 होना चाहिए। 448 में से 48 रुपीज तो सरकार को भी जाकर दिए हैं ना आपने। सिंपल सा गणित है भाई, सिंपल सा। ये देखो भाई, जीएसटी का हिसाब तो अपन ऑलरेडी कर चुके हैं। 120 रुपए मैंने दिए थे एट द टाइम ऑफ परचेज, 168 मैंने कलेक्ट करे, उसमें से 120 रुपए अपने वापस रख लिए और 48 सरकार को दे दिए। तो उसमें मेरा कोई फायदा नुकसान नहीं हुआ। उसमें जो बर्डन ऑफ टैक्स था वो मैंने पास ऑन कर दिया। अब नॉर्मली सोचो, बेसिक गणित, आपने 1000 रुपए का सामान खरीद के 1400 रुपए का बेचा है तो आपको मुनाफा कितने का हुआ भाई? इसी को तो बिजनेस बोलते हैं। आप सस्ते दाम में खरीद के महंगे में बेचो तो उसका जो मुनाफा निकला उसी को तो प्रॉफिट बोलते हैं भाई, और प्रॉफिट को इनकम बोला जाता है। तो 400 रुपए जो आपने कमाया उस पर अगर आप सरकार को टैक्स दोगे तो दैट इज नोन एज इनकम टैक्स। 400 रुपए जो आपने कमाया, अपन क्या करते थे बचपन में दोस्तों? बचपन मतलब क्लास 11th 12th में आप ऐसे ही बनाते थे दोस्तों, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एवरीथिंग हैज टू बी वेरी लॉजिकल। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब मैं ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक वगैरह नहीं लिख रहा हूं, जितनी इंफॉर्मेशन मेरे पास है मैं वही लिख रहा हूं गाइस। टू परचेजेस डेबिट में लिखते थे 1000 रुपए, बाय सेल्स क्रेडिट में लिखते थे 1400 रुपए। तो आपका ऑटोमेटिकली एनपी नेट प्रॉफिट नहीं निकल कर आएगा गाइस। कितने का? कितने का? 400 रुपए का। नेट प्रॉफिट कितने का है? 400 रुपए का। अब इस 400 रुपए, ये जो आपने कमाई करी, कमाई पर दिया गया टैक्स, इस पर लगा जो टैक्स, इस टैक्स को क्या बोलते हैं? इस पर जो लगा टैक्स, इसी को बोलते हैं इनकम टैक्स। दैट इज नोन एज इनकम टैक्स। एवरीवन क्लियर अबाउट इट? एवरीवन आ जाओ। अब आई वुड अर्ज ईच एंड एवरी वन ऑफ यू गाइस कि क्या आप लोग ये एग्जाम्पल बनाना चाहेंगे? आई एम गिविंग यू 30 सेकेंड्स, मेक दिस एग्जाम्पल, मेक दिस एग्जाम्पल। या इनफैक्ट ऐसा करिए, ऐसा करिए गाइस, एग्जाम्पल बनाएंगे, एग्जाम्पल बनाएंगे। पहले ये देयर आर 2 टाइप्स ऑफ टैक्सेस लिखेंगे, और टैक्सेस के बाद जब अपन ये लिख लेंगे उसके बाद एग्जाम्पल बनाएंगे ना, तो एग्जाम्पल से रेफरेंस मिल जाएगा कि जो 48 रुपीज पे कर रहे हैं दैट इज अपना इनडायरेक्ट टैक्स जीएसटी विच वी आर पेइंग टू द गवर्नमेंट। एंड उसके नीचे वाला दोस्तों 400, आप तो ऐसे ही लिखना, इनकम 1400 माइनस 1000, ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। 1400 माइनस 1400 और 400 पर दिया गया टैक्स इज नोन एज इनकम टैक्स। ऑलराइट, तो फटाफट फटाफट ये बना लीजिए। डायरेक्ट टैक्स, इट इज डायरेक्टली लिवाइड ऑन द इनकम और वेल्थ ऑफ अ पर्सन। और इसके आगे ये भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, द बर्डन ऑफ विच कैन नॉट बी शिफ्टेड, the burden has to be borne by the assessee himself. For example, income tax, indirect taxes में GST, custom duty। इसके नीचे एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं, तो वापस से फिर एग्जाम्पल मत लिखिएगा अगर ऊपर GST custom duty लिख दिया है। It is levied on goods and services. In case of indirect taxes, the burden, the person paying tax passes on the burden to another person। और इसके आगे ये भी लिख लीजिएगा, and it is finally borne by the consumer। And it is finally borne, B-O-R-N-E, B-O-R-N नहीं, B-O-R-N-E, borne by the consumer। किया guys? Everyone? आ जाओ भाई। अब ये एग्जाम्पल बनाइए गाइस, एंड आई एम गिविंग यू 30 सेकेंड्स टू मेक दिस एग्जाम्पल। जब एग्जाम्पल रिवाइज करेंगे तो यू विल रिमेंबर द एंटायर स्टोरी बिहाइंड द एग्जाम्पल, एंड इट विल बी
crystal clear to understand what is direct tax, what is indirect tax. मैं साइड में हट जाता हूं so that आप लोग clearly इससे जुड़ा हुआ एग्जाम्पल बना सकें. बनाया सबने तो चैट बॉक्स में लिख दीजिएगा डन, एंड देन वील मूव फॉरवर्ड. गाइस. बनाइए गाइस. जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज मेक श्योर दैट यू आर प्रिपेयरिंग नोट्स. इफ यू आर नॉट प्रिपेयरिंग नोट्स विद मी, नॉट ऑन द राइट ट्रैक. लेट मी बी वेरी वेरी क्लियर ऑन टू दैट. ये हैंड रिटन नोट्स इतने काम आते हैं जब आप मेरा टेस्ट देंगे. चैप्टर नंबर 1 के बाद आपका टेस्ट होगा, एमसीक्यू टेस्ट होगा, तो फटाफट रिवाइज हो जाएगा दोस्तों. यू जस्ट नेवर नो. ट्रू फॉल्स में क्वेश्चन पूछ लूं, कैसे भी क्वेश्चन पूछ लूं. आ जाओ गाइस. विद्या, उज्जवल, यूनस, महक, एवरीबॉडी सेइंग डन डन डन. ओके. व्हाई टैक्सेस आर लेवाइड? हाँ जी गाइस. एक दिन तो मैं त्रस्त हो गया, बिल्कुल परेशान मोदी जी से. मैंने कहा हर साल आते हैं टैक्स ले जाते हैं, इस साल नहीं दूंगा, कुछ भी कर ले. अब वो साल गुजरा, मोदी जी आए. राठी जी, खट 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 खट, दरवाजा खटखटा रहे हैं. मैंने अपने घर वालों को बोली कोई दरवाजा नहीं खोलेगा, थोड़ी देर खट 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 करेंगे, चले जाएंगे. वो बाहर से बोलते राठी जी मुझे पता है आप अंदर है, दरवाजा खोलिए, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, टैक्स लेके चला जाऊंगा. इतने में मायरा पीछे से आई भागती हुई, दरवाजा खोल दिया. अरे कह रहा पापा तो अंदर छुपे हुए हैं. मैंने कहा दरवाजा क्यों खोला तुमने, हम नहीं मिलेगी तेरे को कोई भी कैंडी. अब मोदी जी आए. वो कह रही है पापा आपने तो कहा है दरवाजा को भी घंटी बजे तो दरवाजा खोल देना चाहिए. मोदी जी कहते हैं देखो बच्चे मन के सच्चे होते हैं, और सामने देखो राठी जी यहाँ पैसा देने के लिए इतना किट 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 करवाते हैं हर साल. नहीं मोदी जी कमाल करते हैं यार. इस बार मैं आपको टैक्स नहीं दूंगा. नहीं मोदी जी माफ करिए, मैं नहीं दूंगा. अरे राठी जी नहीं क्या राठी जी मला फुसला के हमेशा टैक्स ले जाते हैं. नहीं दूंगा मतलब नहीं दूंगा इस बार. मोदी जी कहते राठी जी नहीं मोदी जी राम नाम भाई, अब हम भी जा रहे हैं. अब मोदी जी गुस्सा होके मोदी जी चले गए. मैंने कहा ठीक है, हो जाए गुस्सा, बीवी थोड़ी ना है कि मैं पीछे पीछे आके मनाऊंगा. हो जाए गुस्सा. अच्छा अगले साल भी नहीं आएंगे, इतना गुस्सा करिएगा मोदी जी कि अगले साल भी नहीं आए टैक्स लेने. हाँ. अब मैंने कहा यार इस बार तो काफी टैक्स सेविंग हो गई है. पहलवान हो भाग्यवान. अपनी वाइफ को कह रहा था इस साल तो काफी टैक्स सेविंग हो गई, तो कहते हैं चलिए आज तो फिर वो मूवी देखने चलते हैं. मैंने कहा चलो यार. और इतने में मायरा आके कहती है पापा पॉपकॉर्न. मैंने कहा तू तो चुप, पॉपकॉर्न चाहिए, चलो छोटा पैकेट दिला दूंगा, ठीक है ना, रोना नहीं. मगर अब इधर ध्यान से सुनिएगा. हम गाड़ी लेकर बाहर निकले थे, लाल बत्ती पे मोदी जी मिल गए. मोदी जी ने ऐसे वो सीटी बजाए, साइड में लीजिए गाड़ी, साइड में लीजिए. मैंने कहा मोदी जी आपका कब डिमोशन हो गया है. ऊपर आए थे जब तक प्रधानमंत्री थे, नीचे ट्रैफिक पुलिस वाले बन गए. कह रहे हम हर जगह हैं और आप यहाँ रोड पे कैसे. मैंने कहा रोड पे कैसे क्या मतलब. कह रहे रोड तो मैंने बनाई है, मेरे पैसों से है. आप अपने घर में बड़ी बदतमीजी कर रहे थे मेरे साथ. हाँ नहीं तो ये रोड मेरी है, वापस जाइए नहीं तो गाड़ी उठवा लूंगा. मैं ऐसे कहा मोदी जी मस्ती नहीं करे. चालू किसने करी थी, ऊपर कौन कर रहा था और मस्ती कर कौन रहा है. मोदी जी ने कहा अगर तुम मेरी रोड से मूवी हॉल जाना चाहते हो
ये रोड मैंने बनाई है और इस रोड बनाने के लिए मुझे पैसों की जरूरत पड़ती है। तो क्या ये बात सही होगी दोस्तों कि सरकार अगर वो अपनी रोड मुझे इस्तेमाल करने के लिए देगी तो मेरे से पैसा लेगी? द आंसर इज यस। एंड बिल्कुल सही, नो टैक्स नो फैसिलिटीज। तो सरकार ने कहा भाई साहब ये जो टैक्स लेते हैं हम, ये अपनी जेब भरने के लिए नहीं लेते। इतने में बीबी की जोर से हंसी छूट पड़ी। हमने आज तक कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट देखा नहीं जो करोड़ों खरबों का मालिक ना। मैंने कहा चुप रहे, ऐसे कौन हंसता है? मरवाएगी किसी दिन, मरवाएगी किसी दिन। हाँ जी गए, कहते हैं देर आर, सर मोदी जी क्या कहते हैं, टैक्सेस आर बेसिक सोर्स ऑफ रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट फॉर द बेटरमेंट ऑफ द नेशन। वो किस चीज के लिए यूज करते हैं दोस्तों? फॉर द बेटरमेंट ऑफ द नेशन। द टैक्सेस कलेक्टेड are utilized for meeting expenses in the nature of defense, education, healthcare, infrastructure facilities like roads, dams, etc. तो ये दोस्तों क्या सरकार किस चीज के लिए लेती है? फॉर द बेटरमेंट ऑफ द नेशन विच इज यूज्ड इन द फॉर्म फॉर डिफेंस, एजुकेशन, हेल्थ केयर, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज, उन सारी चीजों में यूज किया जाता है। मजा आया गाइस? एवरीवन आजा भाई, आगे बढ़ते हैं। ओवरव्यू ऑफ इनकम टैक्स लॉ से पहले दोस्तों मेरे को आप लोगों को करवाना है ये वाला बेसिस ऑफ चार्ज ऑफ इनकम टैक्स सेक्शन 4। ओवरव्यू ऑफ इनकम टैक्स लॉ करवाऊंगा, डू नॉट वरी अबाउट इट, बट दैट इज नॉट गोना कम टुडे। वो आज नहीं आएगा दोस्तों। मैं आज आप लोगों को एक ऐसी चीज पढ़ाने वाला हूं जिसके थ्रू यू विल सी दैट द एंटायर इनकम टैक्स पोर्शन विल बी टेकन केयर ऑफ, एंड दैट इज बेसिस ऑफ चार्ज ऑफ इनकम टैक्स सेक्शन 4। क्या सर ये हमें लिखना है? जी हां बिल्कुल लिखना है, यहां से लेकर यहां तक। आज हम इतना ही पढ़ने वाले हैं। जैसे ये 2 लाइनें और 2 शब्द खत्म होंगे वैसे ही छुट्टी कर दूंगा। बच्चे एक दूसरे, यस आज तो जल्दी छुट्टी हो जाएगी। मैं जुबान का पक्का हूं गाइस, जुबान का बिल्कुल पक्का हूं। जैसे ही ये सेक्शन 4 खत्म मैं छुट्टी। हाँ जी गाइस आइए करें। द टोटल इनकम ऑफ previous year of every person shall be charged to income tax in the next following assessment year at the rates applicable to the relevant assessment year। 45 मिनट्स का होगा टॉपिक यूनिस भाई। मस्ती नहीं बेटा, 50 मिनट का है, 45 नहीं 50। यूनिस समझ गया, कहने अरे इनको तो मैं जानता हूं बहुत पहले से। ये ना छोड़े 2 मिनट पहले भी बच्चों पे बिल्कुल तरस नहीं खाते। मैं तरस नहीं खाता हूं, इसीलिए बच्चे एग्जाम हॉल में बिल्कुल तरसे तरसे नहीं फैलते। हाँ जी घूमते। पूरे 50 मिनट लगेंगे, अभी बोल रहा हूं, और मोर नॉट लेस। अब इधर देखिएगा गाइस, इधर देखिएगा दोस्तों क्या कहते हैं। द टोटल इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर ऑफ एवरी पर्सन shall be charged to income tax in the next following assessment year at the rates applicable to the relevant assessment year। अब ये क्या राठी जी, पहले फास्ट पढ़ दिया धीरे पढ़ दिया, समझ में तो अभी भी नहीं आया। चलो कोई बात नहीं, इस सेक्शन को डिकोड करेंगे गाइस, और इस सेक्शन को डिकोड करेंगे विद द हेल्प ऑफ अ टेबल। हम एक चार्ट बनाएंगे गाइस, और आप लोग भी दोस्तों कोशिश करिएगा कि चार्ट साथ साथ बनाए। अगर आपको लगता है कि नहीं कि सर पहले हम सिर्फ देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं और समझना चाहते हैं और चार्ट हम टुवर्ड्स द एंड बनाएंगे, तो आई विल गिव यू अ मिनट टू डू दैट टू, इसलिए डू नॉट वरी अबाउट इट। सेक्शन 4, basis of charge of, सॉरी चार्ज की स्पेलिंग गलत हो गई, चार्ज ऑफ इनकम टैक्स। अगर आप इसमें से गाइस ये जो आपकी लाइंस हैं
2.5 lines. उसमें से I'm gonna handpick important words, and then we're gonna have a detailed discussion of those important words, and then we are gonna connect those important words with each other, and तब जाकर हमारा section 4 पूरा complete होगा. सबसे पहले अगर सेक्शन 4 में देखें तो उसमें एक वर्ड यूज किया गया द टोटल इनकम. तो मैं यहां पर लिखता हूं टोटल इनकम. उसके बाद एक वर्ड यूज किया गया प्रीवियस ईयर, पीवाई, शॉर्ट फॉर्म में पीवाई. उसके बाद एक वर्ड यूज किया गया द टोटल इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर ऑफ एवरी पर्सन shall be charged to income tax in the next following assessment year, AY, at the rates applicable to the relevant assessment year. So these are the 5 important words which have been used in these 2.5 lines, guys. अब as the name suggests, total income, हिंदी करो guys, कुछ ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं. टोटल इनकम क्या बोलता है? जहां जहां से आपने जितनी कमाई करी उसको जोड़ दो, उसी को तो टोटल इनकम बोलेंगे. मैं कोचिंग सर्विसेज देता हूं, आप लोग मुझे फीस देते हैं, ये भी मेरी एक इनकम का हिस्सा है. मैंने इस इनकम की बैंक में एफडी करवा दी, एफडी पर इंटरेस्ट मिला, वो भी मेरे इनकम का हिस्सा है. मेरे पास एक प्रॉपर्टी थी जो मैंने किराए पे चढ़ा दी, रेंट पे चढ़ा दी दोस्तों, रेंट मिला, वो भी मेरे इनकम का हिस्सा है. मेरे पास कोई पुरानी लैंड थी, ज्वेलरी थी, शेयर्स थे, मैंने उन्हें बेच दिया एट अ हायर वैल्यू और बेचने पर पैसा मिला, वो भी मेरी इनकम का हिस्सा है. क्या आप अग्री करेंगे मेरे से? तो सरकार ने क्या करा? सरकार ने हमारी टोटल इनकम को 5 हेड्स में डिवाइड करा. सरकार ने कहा इन सारी टोटल इनकम को जोड़ना है, इन सारी टोटल इनकम को कंप्यूट करना है. लेकिन एक बार में आप सारी इनकम कंप्यूट नहीं कर सकते हैं, इसीलिए सरकार ने क्या करा? सरकार ने इन टोटल इनकम को डिवाइड करा इन 5 हेड्स. और इसीलिए दोस्तों टोटल इनकम को डिवाइड करा गया है 5 हेड्स ऑफ इनकम. 5 तरीके से आपकी टोटल इनकम निकाली जा सकती है. सबसे पहला कौन सा होता है? हो सकता है दोस्तों आप लोगों ने सुन रखा हो, सैलरी. कौन सा होता है? सैलरी. जहां पर आप किसी के लिए काम करते, कोई आपका बॉस होता है और उसके कहने पर आप उसका काम करते हैं. जहां पर बोलते हैं एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप, जहां पैसा देने वाला पैसा मिलने वाले पे कंट्रोल जताता है. जहां पर पैसा देने वाला जिसको पैसा मिलता है उस पर कंट्रोल जताता है कि भाई साहब, ओ भैया ये काम करो पहले, फिर ये काम करना, और सामने वाले को वैसा ही करना पड़ता है. उसे क्या बोलते हैं दोस्तों? एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप. तो यहां पर ब्रैकेट में उसको और डिकोड करते हुए चलेंगे गाइस. एम्प्लॉयर, ER stands for employer, EE stands for employee, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप होनी चाहिए. एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप. नेक्स्ट जो आपका आता है दोस्तों, नेक्स्ट हेड ऑफ इनकम, हाउस प्रॉपर्टी. हाउस प्रॉपर्टी मेजरली किस बारे में बात करती है दोस्तों? जब आप अपनी कोई बिल्डिंग, जब आप अपनी कोई बिल्डिंग को दोस्तों क्या करते हो? लेट आउट करते हो. ऐसा नहीं है कि सेल्फ ऑक्यूपाइड वाला नहीं आता, इसीलिए मैं ब्रैकेट में लिख भी देता हूं, सेल्फ ऑक्यूपाइड भी करते हो तो भी आप हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर में जाते हो. लेकिन मेजर फोकस कब आता है? आपकी इनकम कब बनती है गाइस? जब आप अपनी प्रॉपर्टी को लेट आउट करते हो, जब आप अपनी प्रॉपर्टी को रेंट पे चढ़ाते हो. थर्ड पॉइंट, प्रॉफिट एंड गेन्स. प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन. यहां पर दोस्तों आप क्या कर रहे हो? बिजनेस या प्रोफेशन कर रहे हैं. जैसे कि मैं लाइव आज आप लोगों के साथ क्या कर रहा हूं? प्रोफेशनल. आप लोग मुझे जो फीस देते हैं दोस्तों, वो कौन से चैप्टर में आता है? सैलरी चैप्टर में आता है क्या? नहीं, बताइए. आप पैसा देने वाले हैं, पेयर हैं, मुझे पैसा मिल रहा है, मैं पे हूं. लेकिन क्या आप मेरे ऊपर कंट्रोल जता सकते हैं? उज्जवल क्लास में आए, ओ राठी, सच्चे
हमने आपको फीस दी है, आज इनकम टैक्स नहीं पढ़ेंगे, जीएसटी से चालू करें, आज हमारा जीएसटी पढ़ने का मन है और मैं उज्जवल के कहने पे उज्जवल के लिए काम करूंगा। मैंने वही चप्पल निकाली ऐसे कैसा लगा राठी जी, मजाक कैसा लगा मेरा, आपको बताइए। नहीं, आप पहले ये बताइए मेरा मजाक कैसा लगा उज्जवल। नहीं, बिल्कुल दिल पे लगा। अगर तुम ये मजाक वाली बात नहीं करते ना तो आज मेरे चप्पल का नंबर गाल पे छप जाता तुम्हारे। हाँ जी गाइस, तो क्या आप ऐसे मेरे से मजाक कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो यहां पर पैसे देने वाले का पैसा मिलने वाले पर कंट्रोल नहीं था। तो यहां पर जो मुझे इनकम मिली वो मेरे लिए क्या है दोस्तों? प्रोफेशनल इनकम। यहां पर जो मेरे को इनकम मिली दोस्तों वो क्या है? प्रोफेशनल इनकम। मैंने अपने कपड़ों की दुकान खोल रखी है, इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान खोल रखी है, लोगों को मैं कपड़े और इलेक्ट्रॉनिक्स बेचता हूं, वो मेरे लिए क्या है? बिजनेस। तो उसमें अगर मेरी कोई कमाई होती है, उसमें मेरी अगर कोई कमाई होती है दोस्तों, तो इन दैट केस, इन दैट सिनेरियो गाइस, उसे अपन इनकम बोलेंगे फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। फोर्थ पॉइंट गाइस, फोर्थ हेड, कैपिटल गेन्स। कैपिटल गेन्स कब आते हैं गाइस? कैपिटल गेन्स कब आते हैं? कैपिटल गेन्स आते हैं सर जब आप अपना कोई कैपिटल एसेट बेच देते हो, ट्रांसफर करते हो। एवरीबडी हैज टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम, द वर्ड्स दैट आई एम यूजिंग। सर ऊपर अपनी प्रॉपर्टी को लेट आउट किया था, किराए पे चढ़ाया था, यहां आपने अपनी प्रॉपर्टी सोल्ड आउट। यहां आपने अपनी ज्वेलरी, शेयर्स, इनको क्या किया? सोल्ड आउट, बेच दिया। तो अपन कौन से चैप्टर में आ जाएंगे गाइस? कैपिटल गेन्स चैप्टर में आ जाएंगे। कौन से चैप्टर में आ जाएंगे? कैपिटल गेन्स। एंड लास्ट, फिफ्थ चैप्टर। हाँ जी गाइस, फिफ्थ चैप्टर, लास्ट हेड ऑफ इनकम, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, एनी इनकम जो पहले 4 चैप्टर में नहीं आई। आईएफओएस के नाम से भी इसे जाना जाता है। आईएफओएस, एब्रीवेटेड फॉर्म, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, जो आपके पहले 4 हेड में इनकम नहीं आई। जैसे कि अगर आपको कोई डिविडेंड मिला, गिफ्ट मिला, इंटरेस्ट मिला, लॉटरी लग गई, तो ये सब इसमें आता है। डिविडेंड, इंटरेस्ट, गिफ्ट, etc. मतलब जो दोस्तों which does not fall in the first 4 heads of income will automatically fall in the 5th head of income. तो मैंने आपको 5 चैप्टर्स बताए दोस्तों, 5 हेड्स ऑफ इनकम। सैलरी, जहां पर पैसा देने वाला पैसा मिलने वाले पे कंट्रोल जताता है। दूसरा, हाउस प्रॉपर्टी, जहां आप अपनी प्रॉपर्टी को लेट आउट करते हो। तीसरा, बिजनेस या प्रोफेशन करते हो। चौथा, आप अपने कोई कैपिटल एसेट को बेच देते हो। और पांचवा, इनकम जो पहले 4 हेड्स में नहीं आती, वो आपका 5वें हेड में चली जाती है। अगर आप इन 5 हेड्स की इनकम को जोड़ दो तो वेयर डू यू अराइव? डू यू अराइव एट टोटल इनकम? नहीं गए। क्या बात कर रहे हो राठी जी, 5 हेड्स ही तो बोले थे, अब क्या छठा हेड भी आ गया है? नहीं गए, छठा हेड नहीं आया है, बट देयर आर सर्टेन प्रोविजंस दैट वी नीड टू टेक केयर ऑफ। और कौन से प्रोविजंस राठी जी? अब बताता हूं दोस्तों। यहां पर आता है एड क्लबिंग ऑफ इनकम। किसी और की इनकम आपकी इनकम में जोड़ दी गई है। क्यों? क्योंकि आप टैक्स इवेजन करने की कोशिश कर रहे थे, आप क्लबिंग ऑफ इनकम कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट सेट ऑफ लॉसेस लेस करेंगे। अगर एक बिजनेस में फायदा हुआ, दूसरे बिजनेस में नुकसान हुआ, तो क्या हम लॉसेस को इनकम से सेट ऑफ कर सकते हैं? सेट ऑफ लॉसेस। खैर, क्लबिंग ऑफ इनकम एंड सेट ऑफ लॉसेस गाइस, ये आप लोगों का 5 हेड्स की इनकम निकालते वक्त ही हम ट्रीट कर लेते हैं। मैं यहां पर अलग से इसलिए मेंशन कर रहा हूं क्योंकि इनसे जुड़े हुए रिस्पेक्टिव चैप्टर्स हैं। एंड यू गाइस विल सी टुडे बाय द एंड ऑफ द सेशन कि मैंने एक पूरा परफॉर्मा बना रखा है कि बेसिक से लेकर कैसे लास्ट तक हमारा इनकम टैक्स का पूरा प्रोसेस चलता है। इसके बाद जो आपका अराइव होता है, अच्छा अब टोटल इनकम आया, नहीं गाइस, अब आता है ग्रॉस टोटल इनकम। क्या निकल कर आता है? ग्रॉस टोटल इनकम। और ग्रॉस टोटल इनकम में से हम क्या माइनस करते हैं गाइस?
What do we reduce from the gross total income in order to arrive at total income? We deduct deductions अंडर चैप्टर 6A, जिसमें आपका 80C से लेकर 80U तक के सारे डिडक्शंस आते हैं, एंड सेक्शन 10A स्पेशल इकोनॉमिक जोन के लिए। ये अलग अलग सेक्शंस हैं जो आप टाइम से टाइम सीखेंगे। सरकार द्वारा डिडक्शंस मिलती है इफ यू इन्वेस्ट, अगर आप पैसा कहीं इन्वेस्ट करते हैं तो डिडक्शन मिलती है, मेडिक्लेम लेते हैं डिडक्शन मिलती है, डोनेशन करते हैं डिडक्शन मिलती है। तो सरकार कहती है हम आप क्योंकि भला काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, हमारी तरफ से कुछ छूट है, डिडक्शन है, और डिडक्शन देने के बाद फाइनली गाइस हमारा टोटल इनकम निकल कर आएगा। तो गाइस फॉर द नेक्स्ट 2 मंथ्स हम लोग यहां तक पहुंचेंगे गाइस, टोटल इनकम तक। हम लोग क्या कहां तक पहुंचेंगे गाइस? टोटल इनकम तक पहुंचेंगे एवरीवन। तो फिर से सबसे पहले गाइस बेसिस ऑफ चार्ज ऑफ इनकम टैक्स में उन्होंने बोला आपकी टोटल इनकम निकाली जाएगी। टोटल इनकम में क्या आता है सर? 5 हेड्स ऑफ इनकम इंक्लूडिंग द प्रोविजंस ऑफ क्लबिंग, रिड्यूसिंग द प्रोविजंस ऑफ सेट ऑफ लॉसेस, वी अराइव एट जीटीआई। जीटीआई में से डिडक्शंस माइनस करते हैं अंडर चैप्टर 6 से 80C से 80U एंड सेक्शन 10AA जो कि डिडक्शन है फॉर स्पेशल इकोनॉमिक जोन यूनिट्स, एंड वी अराइव एट टोटल इनकम। वो 5 हेड्स कौन कौन से हैं? सैलरीज, फॉलोड बाय हाउस प्रॉपर्टी, फॉलोड बाय पीजीबीपी, पीजीबीपी स्टैंड्स फॉर प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, चौथा कैपिटल गेन्स, एंड लास्ट इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, IFOS, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। ऑलराइट सर, एक ना ऐसा चैप्टर हमने सुना था, बताइए कि क्या ऐसा कोई चैप्टर है क्या? रेसिडेंशियल स्टेटस करेक्ट, बिल्कुल है। कह रहे हैं सर उसका क्या रोल है हमारे इस टोटल इनकम में? अच्छा दोस्तों, मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूं, उस एग्जांपल से रिलेट करिएगा, बड़ा रिलेट कर पाएंगे आप लोग। जब अपन चिंटू मिंटू थे, मतलब 5th 6th क्लास में थे, जहां पढ़ाई का भी इतना बोझ नहीं होता था, अपन स्कूल जाते थे, वहां पे पढ़ाई जितनी कर ली सो कर ली, घर आके सिर्फ खेलने का सोचता था। अब मैं तो ऐसा ही था दोस्तों, बहुत खेलने में, पढ़ाई में बहुत कम ध्यान रहता था उस टाइम मेरा। तो मैंने अपने दोस्तों को घर पे बुला लिया, उज्जवल को बुला लिया, यूनुस को बुला लिया, और हम लोग क्रिकेट खेलना चालू कर दिए। अब मैंने पहले ही बोल दिया था, तो उज्जवल भैया शीशा मत तोड़ना मेरा भाई, मम्मी बहुत मारेंगी, शीशा मत तोड़ना। हाँ खेलते हुए, अरे तू डरता बहुत है आंटी से, एक बार आने दे मम्मी को, सबसे पहले तू ही पेड़ के पीछे छुपता है जब आंटी आती है। अरे क्या बताया, आंटी तो तेरी मम्मी आती है बेलन लेकर आती है, तो अब थोड़ा तो डर लगेगा ही ना, थोड़ा तो डर लगेगा ही ना। हाँ नहीं तो मैंने कहा इसलिए तो बोल रहा हूँ धीरे खेलियो ना यार, नीचे नीचे मारियो, चिंता मत कर। अब यूनिस आया, यूनिस ज्यादा फेंकू चंद यूनिस, अरे यार राठी तू क्या उज्जवल को बोल रहा है, देख पहली बॉल पे बोल्ड करके दिखाता हूँ अभी, ऐसी फिर की मारूंगा, उसे पता नहीं चलेगी, ऐसे गुगली उगली निकल जाएगी पैर के बीच में से, विकेट गिराता हूं अभी। उज्जवल को आ गया इतने में गुस्सा, कह रहा अच्छा आ जा भाई, तू आ जा, मैं तेरे को बताता हूं। अब देखो दोस्त, ये लो, रियल में उज्जवल बैट लेके चालू, आजा। मैंने कहा उज्जवल भाई आराम से, गर्दन चटक जाएगी। वो बैट लेके चालू हो गया दोस्तों, आ मैंने कहा ओ भाई तुम दोनों के आ ऊ में अगर घर का एक भी शीशा टूट गया ना, मैं बता रहा हूं मम्मी दूसरा बैट लेकर आएंगी, और वो बैट इस बैट से बहुत भारी और बड़ा होगा, और दोनों की कुटाई होगी, और तुमसे पहले वो मेरी कुटाई करेंगी। तो प्लीज प्लीज धीरे से खेलना भाई, प्लीज धीरे से खेलना। अब दोस्तों, अब हाँ अरे तू डर मत, आज तो आंटी को हम भी संभाल लेंगे। इतने में यूनिस भाई ने बॉल फेंकी, बाएं ने खटाक उठा के मारा, और सबसे पहली बॉल, पापा अंदर चाय पी रहे थे, चाय के कप में, पापा ने ऐसे चाय का कप उठाया, कहा वो ये रबड़ जैसा क्या लग रहा है, चाय कैसी बनी है? हाँ जी गाइस, मुझे बताइए बेटा, मम्मी तो आई, साथ में पापा भी आ गया आज तो भाई साहब, मम्मी तो आई बेलन लेके, पापा अपना चाय का ग्लास, और उसमें ऊपर बॉल ऐसे झूल रही है। वहां दोस्तों मेरा कोई रोल नहीं था, ना तो मैं बॉलर था ना मैं बैट्समैन था,
लेकिन सबसे पहले पापा ने अपने फिंगरप्रिंट्स मेरे गाल पे दे दिए। फिंगरप्रिंट्स, अगर कभी इन्वेस्टिगेशन होना तो पापा के फिंगरप्रिंट मेरे गाल से ले लिए गए। हाँ जी गाइस, मुझे बताइए, एवरीबडी हैज टू आंसर मी, मेरी क्यों कुटाई हुई? क्योंकि उनका कंट्रोल सबसे ज्यादा मेरे ऊपर था, कंट्रोल सबसे ज्यादा मेरे ऊपर था। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, एवरीबडी हैज टू अंडरस्टैंड क्यों कंट्रोल मेरे ऊपर ज्यादा था, क्योंकि मैं उनका बच्चा था। वैसे ही सरकार ने हमारे देश में टू नो कि किसका कंट्रोल किस पर ज्यादा है, सरकार ने एक चैप्टर बनाया नोन एज रेसिडेंशियल स्टेटस, जहां पर डिपेंडिंग अपॉन द स्टे इन इंडिया, आप हिंदुस्तान में कितने दिन रुकते हो उस हिसाब से डिसाइड करा जाएगा कि आप भारत देश के रेसिडेंट हो या नहीं हो। अगर आप भारत देश के रेसिडेंट हो तो आप पर हमारी देश की सरकार का ज्यादा कंट्रोल है, तो रेसिडेंट के लिए ज्यादा इनकम भारत देश में टैक्सेबल होगी एज बजाय टू एज कंपेयर टू नॉन रेसिडेंट। नॉन रेसिडेंट कौन थे? वो दोनों दोस्त। पापा कहते हैं, कह नहीं रहा था नालायक दोस्त पाल रखे हैं तूने? मैंने कहा पापा दोस्त तो दोस्त होते हैं। अरे ऐसे दोस्तों से क्या कर लेगा, है ये फेल भी होंगे तुझे भी फेल कराएंगे। मैं तेरी 5th क्लास की फिर से तीसरी बार फीस दे रहा हूं, अब मैं और नहीं दूंगा, 2 साल से फेल हो रहा है। तो पापा अकेले थोड़ा ना हो रहा हूं, ये दोनों भी तो हो रहे हैं। अरे छोड़ देना ऐसी दोस्ती। अरे पापा बस बस इस बार पक्का निकाल देंगे क्लास 5। हाँ जी गाइस, मुझे बताइए एवरीबडी एवरीबडी, तो इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द टोटल इनकम, सरकार हमसे क्या कहेगी? सरकार हमसे क्या कहेगी? डिटरमाइन रेसिडेंशियल स्टेटस। तो टोटल इनकम गाइस, आई एम हाईलाइटिंग दिस, टोटल इनकम, it depends on residential status। टोटल इनकम किस पे डिपेंड करती है? रेसिडेंशियल स्टेटस पे डिपेंड करती है। ऑलराइट गाइस, एवरीबडी हैज टू अंडरस्टैंड। तो जब तक आप रेसिडेंशियल स्टेटस नहीं जानेंगे, यू विल नॉट बी एबल टू कंप्यूट द टोटल इनकम। आप टोटल इनकम कंप्यूट नहीं कर पाएंगे गाइस। ऑलराइट, आ जाओ भाई। तो डिपेंडिंग अपॉन द रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ अ पर्सन, यू कंप्यूट द टोटल इनकम विच कंसिस्ट ऑफ 5 heads स्टार्टिंग विद salary, house property, PGBP, capital gains, other sources. You apply the provisions of clubbing, you add clubbing, किसी और की इनकम आपकी इनकम में जोड़ रहे थे क्योंकि आप टैक्स चोरी करने की कोशिश कर रहे थे, सरकार ने आपको धर दबोचा, पकड़ लिया। लेस सेट ऑफ ऑफ लॉसेज, अगर कोई नुकसान हो गया तो नुकसान को इनकम से सेट ऑफ करा जा सकता है। वी अराइव एट जीटीआई, और जीटीआई में से हम माइनस करते हैं डिडक्शंस, वी अराइव एट टोटल इनकम। हमारी जो टोटल इनकम निकलती है वो निकलती है फॉर द प्रीवियस ईयर। सर प्रीवियस ईयर मतलब एज द नेम सजेस्ट पिछला साल। अब राठी जी, हम पिछले साल की इनकम क्यों निकालेंगे? हम तो इस साल की इनकम निकालेंगे ना। ये साल अभी कंप्लीट कहां हुआ है? आप क्या हर रोज कमाई करते हो तो क्या हर रोज मोदी जी को टैक्स देकर आते हो? नहीं ना। आप एक साल की कमाई जितनी भी होती है उसको जोड़ते हो और उस एक साल की कमाई पर जो भी आपका टैक्स बनता है वो मोदी जी को देकर आओगे ना। तो अभी टुडे इज द 11th of November 2024, आई वुड वांट यू कि अगर मैं इस साल अभी आज टैक्स देने जाऊंगा तो मैं कौन से साल का टैक्स देने जाऊंगा? लेट मी सी हु कैन आंसर मी इनटू द चैट बॉक्स। अगर मेरे से कोई आज बोलता है जाइए जाठी जी इनकम टैक्स पे करके आइए, तो मैं इनकम टैक्स अभी 11 नवंबर 2024 को अगर कोई मेरे को बोलेगा जाओ टैक्स देकर आओ, तो मैं कौन से साल का टैक्स देकर आऊंगा? मैं कौन से साल की इनकम की बात कर रहा हूं? वेल डन, प्रीवियस ईयर 23-24। आप लोग जानते हैं दोस्तों, एक जो भी हमारा ईयर होता है, थोड़ा सा ना मैं इसे ना शिफ्ट करता हूं गाइस, इधर रुकिएगा सो दैट मैं यहां पे इसे अच्छे से लिख पाऊं। प्रीवियस ईयर गाइस जो कि चालू होता है फ्रॉम द 1st of April, चालू होता है दोस्तों फ्रॉम द 1st of April एवरी ईयर, जनरली फर्स्ट मतलब अप्रैल से लेकर मार्च तक। अब इधर ध्यान से देखिएगा गाइस, आप अपने एग्जाम हॉल में जाएंगे, आप लोगों ने जो आंसर दिया 23-24 इज एब्सोल्युटली फाइन।
आप लोग जब अपने एग्जाम हॉल में जाएंगे तब आप उस टाइम कौन सा महीना चल रहा होगा गाइस? सर उस टाइम तो मई 2025 चल रहा होगा, करेक्ट? मई 2025 चल रहा होगा ऑब्लिक सितंबर 2025, जिन बच्चों का सितंबर में अटेम्प्ट होगा। आई एम नॉट सेइंग कि मई क्लियर नहीं करोगे, ऑफ कोर्स क्लियर करोगे, आप मेहनती बच्चों क्लियर करोगे। आप मई 2025 में पैसा पेपर देने जाओगे, उस साल अगर आपसे बोलेंगे कि इनकम निकालो, थोड़ा सा लॉजिकली सोचना, आप मई 2025 में जाओगे विच इज द फाइनेंशियल ईयर 2025-26, तो आप जब मई में पेपर देने जाओगे तो आपसे 2025-26 की इनकम निकालने बोलेंगे, या मई में जब पेपर देने जाओगे तो उस साल की इनकम निकालने बोलेंगे जो अभी खत्म हुआ है? फटाफट बताओ गाइस, कौन से साल की इनकम निकालने बोलेंगे? लेट अस ऑलवेज स्टिक टू लॉजिक। लॉजिक क्या बोलता है? 24-25 की सर, करेक्ट। तो हमारे लिए फ्रॉम आर पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम आर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, हमारे लिए प्रीवियस ईयर कौन सा है? प्रीवियस ईयर 2024-25 है। तो जब आप मई में पेपर देने जाओगे, मई 2025 में, एंड दे आस्क यू टू कंप्यूट द टोटल इनकम, तो दे विल नेवर आस्क यू टू कंप्यूट द इनकम विच इज ऑन गोइंग। अरे मई 25 में ये थोड़ा ना बोलेंगे 25-26 की इनकम निकाल दो। आप कहोगे कैसे पागले हो भाई, अभी तो साल चालू हुआ है, ये तो दूसरा महीना चल रहा है, अब दूसरे महीने में हम 12 महीने की इनकम कैसे निकाल दें? हम उसी वक्त की तो इनकम निकाल सकते हैं जो कंक्लूड हो चुका हो, जो खत्म हो चुका हो। अगर आज मेरे से कोई बोले कि 11 नवंबर 2024 को 24-25 की इनकम निकालने बोल दो, तो मैं उसके माथे पे टैग लगा दूंगा भोंदू राम का। सही बात है कि नहीं है? इसीलिए मई 2025 में आपका फाइनेंस हेड बदल जाता है, इसीलिए मई में आपका फाइनेंशियल ईयर बदल जाता है। एवरीबडी अंडरस्टैंडिंग व्हाट माय पॉइंट इज? तो यहां पर गाइस, आप लोग कौन से साल की इनकम निकालने एग्जाम हॉल में जाओगे? यू विल बी कंप्यूटिंग इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर 24-25 इन असेसमेंट ईयर। इधर ध्यान से देखिएगा, असेसमेंट ईयर, असेसमेंट ईयर, असेसमेंट ईयर कौन सा होगा? असेसमेंट ईयर होगा दोस्तों 2025-26। अब इसका भी देखो, एज द नेम सजेस्ट, एज द नेम सजेस्ट, असेसमेंट, असेसमेंट ईयर, असेस करो, दिस इज द ईयर इन विच वी विल असेस इनकम। तो इन द असेसमेंट ईयर 25-26 we will assess, we will compute, we will determine the income of the previous year। आप प्रीवियस ईयर की इनकम असेसमेंट ईयर में डिटरमाइन करते हो, और डिटरमाइन करने के बाद जो आपकी टोटल इनकम आती है, उस टोटल इनकम पर टैक्स जाके सरकार को देते हो। इट इज एज सिंपल एज दैट। तो हमारे लिए फॉर मई एंड सितंबर 2025 आप लोगों के लिए कौन सा एप्लीकेबल है? प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर 24-25, असेसमेंट ईयर 25-26। तो प्रीवियस ईयर मैं यहां पे लिख देता हूं year in which income is earned 25-26, year in which income is computed and tax is paid, टैक्स इज पेड। मैं थोड़ा सा साइड में हट जाता हूं सो दैट आप लोगों को क्लियरली नजर आए। एक बार साइड में हट जाता हूं। ऑलराइट, अब दो और इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे, उनके बारे में भी डिस्कशन करते हैं। बीच का एक वर्ड जो इंपॉर्टेंट था दैट वाज पर्सन, क्योंकि ये जो टोटल इनकम निकाली जाती है दोस्तों, वो हर एक पर्सन की निकाली जाती है। एक जो बीच में इंपॉर्टेंट वर्ड था वो क्या था दोस्तों? पर्सन।
अब सर ये पर्सन कौन हुए? देर आर टू टाइप्स ऑफ पर्सन, वन इज नेचुरल, अनदर इज आर्टिफिशियल। नेचुरल में आप और मेरे जैसे चलते फिरते लोग, श्रेय राठी, यूनुस, उज्जवल, निकिता, महक, ईशा, ये सब कौन है दोस्तों? नेचुरल पर्सन। और आर्टिफिशियल कौन होते हैं? कंपनी, पार्टनरशिप फर्म, जॉइंट वेंचर, HUF, ट्रस्ट, एसोसिएशन ऑफ पर्संस, ये सब कौन है आर्टिफिशियल में? ये दोस्तों चलते फिरते कभी नजर आते हैं? कभी आइसक्रीम खा रहे हो, ओहो फर्म आइसक्रीम खा रही है ABN एसोसिएट्स, हाय, क्या कभी किया है साहब लोगों ने? ओह, कंपनी से तो गोलगप्पे नहीं छूट रहे, सूखी पूड़ी और मांग रही है ओ कंपनी भैया, रिलायंस, रिलायंस लिमिटेड, हेलो, क्या आप लोगों ने ऐसे किया है कभी? नहीं ना गाइस। तो हम लोग जो मोमोज, गोलगप्पे, टिक्की शिक्की खाते हैं दोस्तों, वो अपन नेचुरल में आते हैं। और नेचुरल के एक ही कैटेगरी है, इंडिविजुअल। एंड एट इंटरमीडिएट लेवल, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी। इंडिविजुअल का हमारे से दोस्तों एट इंटरमीडिएट लेवल पूछा जाता है। नेक्स्ट आता है दोस्तों आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल में तो दोस्तों बहुत लंबी लिस्ट है, फटाफट लिखते जाएंगे। HUF, पार्टनरशिप फर्म, कंपनी, AOP, BOI, ट्रस्ट, local authorities, etc. ETC, etc. राइट गाइस, तो इधर देखिएगा। अब सर ये बाकी तो सबने सुने हुए हैं हमने, ट्रस्ट, लोकल अथॉरिटी, जैसे म्युनिसिपल अथॉरिटी, दैट्स अ लोकल अथॉरिटी। लेकिन ये राठी जी, ये क्या होता है AOP एंड BOI? ओके, दैट्स अ वेरी वैलिड पॉइंट। कई बच्चों के दिमाग में चल रहा होगा, सर बाकी तो हम लोगों ने सुने हुए हैं, लेकिन ये पहली दूसरी बारी सुन रहे हैं AOP BOI। ये इनका क्या मतलब होता है राठी जी? अब AOP होते हैं एसोसिएशन ऑफ पर्संस, BOI स्टैंड्स फॉर बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। सर ये तो फुल फॉर्म हुए ना, समझा रहा हूं भाई, 2 मिनट वक्त तो दो। AOP होता है जब दो या दो से ज्यादा लोग साथ मिलकर काम करते हैं, बट दे डू नॉट इंटेंड टू फॉर्म अ पार्टनरशिप, जिसे अपन इजी लैंग्वेज में बोलते हैं जॉइंट वेंचर। जैसे अगर एक पार्टनरशिप फर्म, एक इंडिविजुअल, एक ट्रस्ट, एक लोकल अथॉरिटी, एक कंपनी मिलकर काम कर रहे हैं ये, बट दे डू नॉट इंटेंड टू फॉर्म अ पार्टनरशिप फर्म, तो इसे बोलते हैं एसोसिएशन ऑफ पर्संस, इजीली नोन एज, कॉमनली नोन एज जॉइंट वेंचर। और BOI होते हैं बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, जिसमें सिर्फ इंडिविजुअल्स एंड इंडिविजुअल्स होते हैं। यूनुस, निकिता, उज्जवल, श्रेय राठी, हम चारों मिलकर आए। AOP इंटेंशनली फॉर्म होती है, जिनका मेन ऑब्जेक्टिव इज टू अर्न प्रॉफिट्स। लेट्स से दोस्तों, मैं जिस सोसाइटी में रहता हूं, इस सोसाइटी को रेनोवेट करने का काम मिला है हमें, तो मैं लेबर लेकर आता हूं, यूनिट सामान मटेरियल लेकर आता है, हमारा निकिता इज द आर्किटेक्ट जो पूरा काम देख रही है। तो ये हमने मिलकर काम किया, एसोसिएशन ऑफ पर्संस। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स में सिर्फ इंडिविजुअल्स होते हैं, जो कि नेचुरली फॉर्म होते हैं। लेट्स से X, Y एंड Z, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ये तीन लोग हैं X, Y एंड Z, ये तीनों भाई बहन हैं। इनके पिता है मिस्टर ए, इनके पिता है मिस्टर ए। मिस्टर ए की डेथ हो जाती है। अब मिस्टर ए की जो प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी पर तो इन तीनों का हक बनता है। तो these three will become body of individuals for the property of their father, but it is formed naturally. इन्होंने अलग से जाके कहीं पे स्टैंप पे बॉडी ऑफ इंडिविजुअल की बनाई नहीं है। ऑन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ देयर फादर, ये तीनों अपने पिता की प्रॉपर्टी के लिए क्या बन गई है? एक बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। अगर पिता लिख गए कि मेरी प्रॉपर्टी मेरे मरने के बाद मिस्टर वाई को दे दी जाए, जिसे बोलते हैं विल, तो मिस्टर वाई को ही मिलेगी। लेकिन अगर पिता ने कुछ नहीं लिखा, देन ईच मेंबर, ईच son and daughter will have equal rights on the property of their father.
ऑलराइट गाइस, एवरीवन क्लियर अबाउट इट? तो एओपी क्या होता है? जहां पर टू और मोर कॉम्बिनेशंस ऑफ पर्संस होते हैं, इंडिविजुअल, कंपनी, फर्म मिलकर एओपी। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स में ओनली इंडिविजुअल्स एंड फॉर्म्ड नेचुरली। एओपी मतलब इंटेंशनली बनता है with the intention to earn profits. And now guys, we are coming on to the last segment of this section, section 4, जो बोलता है, जो मैंने लास्ट में लिखा भी था दोस्तों लेकिन हटा दिया था बिकॉज स्पेस कांस्टेंट था। यहां पर लास्ट पॉइंट था दोस्तों, रेट्स। सरकार रेट्स ऑफ टैक्सेस आपको पता ही है दोस्तों, निकालती है फ्रॉम ईयर टू ईयर, and the rates of taxes are used for, ये दोस्तों applied on total income, और अप्लाई करने के बाद दोस्तों आपका क्या लिखना है, क्या निकलता है दोस्तों? अप्लाइड ऑन टोटल इनकम आपका टैक्स निकलता है। क्या निकलता है गाइस? टैक्स। अच्छा गाइस, अगर आपने सरकार को, एवरीबडी ध्यान से सुनिएगा, अगर आपने सरकार को कुछ प्री पेड टैक्स दे दिया हो, मतलब एडवांस टैक्स दे दिया हो, अगर आपका टैक्स कट के सरकार के पास चला गया हो, टैक्स कलेक्ट होकर सरकार के पास चला गया हो, जिसे अपन टीडीएस टीसीएस बोलते हैं, लेट्स से आपका टोटल टैक्स निकल कर आता है 5 लाख रुपए, लेकिन अगर आपने 2 लाख रुपए का एडवांस टैक्स दे दिया और 2.5 लाख रुपए का टीडीएस टीसीएस कट गया, टोटल आपका टैक्स निकल कर आता है 5 लाख रुपए, जिसमें से 2 लाख रुपए आप ऑलरेडी सरकार को टैक्स दे चुके हो इन द फॉर्म ऑफ एडवांस टैक्स, और 2.5 लाख रुपए आपका टैक्स कट कर सरकार के पास जा चुका है, तो आप क्या फिर से 5 लाख रुपए दोगे क्या? अरे राठी जी कैसी बातें करते हो? तो जो भी आपका टैक्स निकलता है उसमें से हम माइनस कर लेते हैं द अमाउंट ऑफ टैक्सेस दैट हैज ऑलरेडी गॉन इनटू द पॉकेट ऑफ द गवर्नमेंट during the current year, during the previous year itself. तो in that scenario guys, इसमें से आप माइनस करते हैं एडवांस टैक्स, इसमें से आप माइनस करते हैं टीडीएस टीसीएस, आप माइनस करते हैं, एंड जो रिमेनिंग अमाउंट बचता है ये हम जाके टू बी डिपॉजिटेड विद द गवर्नमेंट। अच्छा सर, अगर आपने ज्यादा दे दिया तो आपको 5 लाख रुपए जमा कराना था सरकार को, आपने 6 लाख रुपए दे दिया है, टोटल जो सरकार के पास टैक्स चला गया वो 6 लाख का है, तो 1 लाख रुपए आप रिफंड मांग लेंगे। एंड गाइस, द फाइनल थिंग दैट वी नीड टू डू इन द असेसमेंट ईयर, जब आप टैक्स पे कर देते हैं उसके बाद ITR, इनकम टैक्स रिटर्न इज टू बी फाइल्ड। इनकम टैक्स रिटर्न इज अ स्टेटमेंट जो आप सरकार के पास देते हैं, इट्स अ लीगल स्टेटमेंट जो आप सरकार के पास पेश करते हो गाइस, कि मैंने प्रीवियस ईयर में किस हेड से कितनी कमाई करी, मेरा रेसिडेंशियल स्टेटस क्या था, मैंने कितनी डिडक्शंस क्लेम करी, मेरा कितना टोटल इनकम बनता है, टोटल इनकम पर मेरा कितनी टैक्स लायबिलिटी बनती है, कितना मैंने ऑलरेडी टैक्स पहले ही दे दिया था, वो सब माइनस करने के बाद द रिमेनिंग अमाउंट जो बनता है वो मैंने आपके पास जमा करा दिया, उसकी रिसीट। ये सारी चीजें आप एक स्टेटमेंट फॉर्म में उन्हें बताते हैं, जिसे बोलते हैं इनकम टैक्स रिटर्न। क्या बोलते हैं गाइस? इनकम टैक्स रिटर्न। सर लिखना है, ऑफ कोर्स बेटा, नथिंग गोज विदाउट राइटिंग, एंड स्पेशली व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट सेक्शन 4। तो एवरीबडी गाइस स्टार्ट राइटिंग इट डाउन गाइस, ये आप लोगों को लिखना होगा। एओपी वर्सेस बीओआई वाला पॉइंट लिखना है, जरूरत नहीं है उज्जवल, जरूरत नहीं है, मैंने बस समझा दिया है, आप लोग समझ जाइएगा गाइस। कई बच्चों को कंफ्यूजन रहती है, आज तक खैर कभी भी पूछा नहीं गया है डिफरेंशिएट बिटवीन एओपी एंड बीओआई, बट इफ दे आस्क यू नाउ, यू नो ऑन व्हाट टू राइट, आपको पता है कि आपको क्या लिखना है। फटाफट गाइस, फटाफट लिखिएगा। फिर मैं नीचे भी करूंगा, और आज मैं देखना चाहूंगा जब हमारा सेशन खत्म होगा तो ग्रुप में आप लोग अपनी इस चार्ट का फोटो भेजेंगे, तो मैं देखूंगा कि किसने चार्ट बनाया है, किस तरीके से बनाया है,
सुंदर रखा है कि नहीं रखा है। आई वुड वॉन्ट ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। कई बार दोस्तों आपका रजिस्टर का पेज अगर अपन ऐसे घुमा दें तो लंबा हो जाता है, तो आप वैसे भी चार्ट बना सकते हैं। तो सेशन खत्म होने के बाद आप लोग ग्रुप में शेयर करेंगे इस चार्ट की फोटो जो आप लोगों ने अपने रजिस्टर में बनाई है। मेरी चार्ट की फोटो मुझे ही मत भेज देना, पता चले इसी की स्क्रीनशॉट लेके भेज दिया मेरे को, कह रहे राठी जी लीजिए चार्ट। हाँ जी गाइस, ऐसा मत करना भाई। चलो जी, बनाइए बनाइए गाइस, 2 minutes to each and every one of you. लिखा गाइस, मैं थोड़ा सा नीचे कर रहा हूं सो दैट आप नीचे वाला पॉइंट भी लिख सकें जो कि टोटल इनकम से रिलेट करता है। एंड देन विल गो ऑन टू सेक्शन 4 वंस अगेन। देन विल गो ऑन टू सेक्शन 4 वंस अगेन। लिखिए गाइस फटाफट। It's been 1 hour 43 minutes, I think, that we have been studying. 1 घंटा 43 मिनट हो चुका है। पता लगा दोस्तों, 100 मिनट से ज्यादा आप पढ़ चुके हैं मेरे साथ। You guys have been studying for more than 100 minutes now. And this is how, और अभी तो प्रैक्टिकल पोर्शन भी चालू नहीं हुआ है गाइस। प्रैक्टिकल पोर्शन जब चालू होगा तब तो वक्त का बिल्कुल भी एहसास नहीं होगा। वक्त का बिल्कुल भी एहसास नहीं होगा जब प्रैक्टिकल पोर्शन चालू होगा, क्योंकि तब तो कैलकुलेटर चालू हो जाएगा भाई। लिखिए लिखिए गाइस, एवरीबडी शुड राइट इट डाउन, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वी राइट इट डाउन। और मैं अभी भी बोल रहा हूं मुझे चार्ट चाहिए होगा। हमारा सेशन लगभग 4:30 बजे खत्म होगा। 5 बजे तक व्हाट्सएप ग्रुप में एवरीबडी हैज टू पुट द चार्ट। और जो बच्चे अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप पे नहीं जुड़े, मैंने लिंक शेयर भी किया है बेटा इन जो ऐप का चैट सेक्शन है ना, ऐप के चैट सेक्शन में ग्रुप में शेयर किया है लिंक। मैं फिर शेयर करवा दूंगा टीम से। ऑलराइट गाइस, ये ऊपर का है, पहले चलो एक बार नीचे का लिख लो, इस साइड का लिख लो बेटा। लिखिए लिखिए गाइस।
ऑलराइट गाइस, चलो भाई अब गाड़ी को आगे बढ़ाएं। अब दोस्तों फाइनल कंक्लूजन कि प्रीवियस ईयर 2024-25 की इनकम निकालने के लिए आप अपने एग्जाम हॉल में जाएंगे। प्रीवियस ईयर 24-25 की टोटल इनकम निकालेंगे डिपेंडिंग अपॉन द रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ दिस ईयर, रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ द प्रीवियस ईयर 24-25। रेसिडेंशियल स्टेटस निकालने के बाद 5 हेड्स की इनकम, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन्स, अदर सोर्सेस प्लस क्लबिंग माइनस सेट ऑफ जीटीआई, जीटीआई में से डिडक्शंस माइनस करेंगे टोटल इनकम। टोटल इनकम निकालने के बाद आप हर एक इंसान की, बीट नेचुरल और आर्टिफिशियल, हमारे इंटरमीडिएट लेवल पर दोस्तों जो इंस्टीट्यूट पूछती है वो इंडिविजुअल से जुड़ा हुआ पूछती है। असेसमेंट ईयर में आप रेट्स ऑफ टैक्स लगाएंगे, रेट्स ऑफ टैक्स लगाएंगे तो आपका टैक्स निकलेगा जिसमें से आप जितना एडवांस फॉर्म या टीडीएस के तौर पे या टीसीएस के तौर पे सरकार के पास जा चुका है वो आप माइनस करेंगे एंड द रिमेनिंग अमाउंट इज व्हाट यू आर गोना पे टू द गवर्नमेंट। Apart from that, you will also file income tax return in the assessment year stating कि इस साल प्रीवियस ईयर 24-25 में आपने कौन से हेड से कितनी इनकम करी, क्या आपका रेसिडेंशियल स्टेटस था, कितनी आपकी टोटल इनकम निकली, कितनी आपने डिडक्शंस ली थी, आपका कितना एडवांस टैक्स आपने खुद जमा कराया, कितना टीडीएस टीसीएस कट के जमा हुआ, द रिमेनिंग अमाउंट डिपॉजिटेड और नॉट, अगर आपने डिलेड डिपॉजिट कराया है तो आपके ऊपर इंटरेस्ट लगता है। ये सारी चीजें वो हमारे इनकम टैक्स रिटर्न में आ जाती है। All right, guys, everyone clear about it, guys? तो ये था हमारा basis of charge of income tax section 4। अब इसको एक बार इसका जो 2.5 लाइन लिखी है उसको पढ़ते हैं। कहते हैं द टोटल इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर ऑफ एवरी पर्सन। अब दिमाग में जैसी टोटल इनकम चलता है टक 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 5 हेड्स, टोटल इनकम प्लस क्लबिंग माइनस सेट ऑफ जीटीआई, जीटीआई में से डिडक्शंस देते हैं तो टोटल इनकम निकलती है। द टोटल इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर हमारे लिए 24-25 है, असेसमेंट ईयर 25-26। अच्छा, अगर क्वेश्चन में कभी आपको ऐसा बोले, एक क्वेश्चन बोला है कंप्यूट द टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी ऑफ द प्रीवियस ईयर 24-25 और उसके अगले क्वेश्चन में बोला कंप्यूट द टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी ऑफ द असेसमेंट ईयर 25-26, आर दे आस्किंग यू द सेम थिंग? क्या वो एक ही बात बोल रहे हैं? हाँ जी राठी जी, एक ही बात बोल रहे हैं। हाँ, कंफ्यूज मत हो जाना, कई बार बच्चे भयंकर कंफ्यूज हो जाते हैं, कभी 24-25 बोलते, कभी 25-26 बोलते, कभी मानते नहीं है, कभी अरे भैया प्रीवियस ईयर की इनकम ही असेसमेंट ईयर में निकाली जाती है। तो अगर वो बोल रहे हैं असेसमेंट ईयर 25-26 तो असेसमेंट ईयर 25-26 में आप 25-26 की इनकम नहीं निकालते हो, असेसमेंट ईयर 25-26 में आप 24-25 की ही इनकम निकालते हो। और अगर खुद से बोल दे 24-25 तो उसी की तो इनकम निकालने आप एग्जाम हॉल जा रहे हो। ऑलराइट, तो द टोटल इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर ऑफ एवरी पर्सन दो कैटेगरीज के होते हैं, नेचुरल आर्टिफिशियल। नेचुरल में सिर्फ इंडिविजुअल आता है, आर्टिफिशियल में बच्चे कुछ लोग कंपनी, फर्म, एओपी, बीओआई, लोकल अथॉरिटी, ट्रस्ट shall be charged to income tax in the next following assessment year 25-26। असेसमेंट ईयर में हम प्रीवियस ईयर की टोटल इनकम निकालते हैं, तो असेसमेंट ईयर में हम जब टोटल इनकम निकाल लेते हैं उस पर रेट्स लगाते हैं तो टैक्स निकलता है। टैक्स इज व्हाट वी डिपॉजिट टू द गवर्नमेंट at the rates applicable to the relevant assessment year। तो रेट्स कौन से साल पर अप्लाई करते हैं? असेसमेंट ईयर, क्योंकि असेसमेंट ईयर में ही आप टोटल इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर निकाल कर बैठते हो। Everyone clear about it? मजा आया गाइस? अब दोस्तों जो मैंने पूरा टेबल बनाई मैं कल रिवाइज करवाऊंगा, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। मेरा टैक्टिक था, आइडिया था कि जब मैं आपको कल रिवाइज करवाऊंगा तो मैं ये वाला चार्ट यूज करूंगा, प्रोसेस ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी। खैर यू कैन रीड इट आउट बाय योरसेल्फ, दिस इज द एंटायर प्रोसेस विच वी हैव फॉलोड, एंटायर प्रोसेस। आपका इस प्रोसेस में पूरे के पूरे 15 चैप्टर्स आ रहे हैं जो मैं आपको कल मदद करूंगा जब अपन फर्स्ट क्विक रिवीजन करेंगे ना ऑफ द प्रीसीडिंग सेशन, तो मैं इससे मदद लूंगा गाइस। आज नहीं करा रहा हूं, कल कराऊंगा। पहले दिन के लिए कुछ ज्यादा नहीं हो गया राठी जी? नहीं भाई, आज तो इनफैक्ट पहले 15-20 मिनट तो मैं आप लोगों को सारी चीजें समझा रहा था, तो पहले 15-20 मिनट तो आज कि हाउ दिस एंटायर पोर्शन ऑफ इनकम टैक्स, हाउ आई एम गोना कंडक्ट अ सेशन, वो सारी चीजें थी।
But I hope you guys enjoyed every moment of the session. Pehle, we're gonna have a quick recap of what we did into today's session, the bullet revision as I talked about at the beginning of the session, and then we're gonna move forward with your doubts in the chat box. Or you guys can raise your hand and call me up. आपको कैसा लगा, आप इस चीज के लिए भी बताने के लिए फोन उठा सकते हैं. टैक्स इज अ मैंडेटरी फाइनेंशियल चार्ज लिवाइड बाय गवर्नमेंट ऑन प्रोडक्ट, इनकम एंड एक्टिविटी. प्रोडक्ट और एक्टिविटी पे जो लगता है वो जीएसटी होता है, और इनकम पे जो लगता है वो इनकम टैक्स होता है. इट इज अ कंपल्सरी चार्ज जो आपको सरकार को इन फाइनेंशियल टर्म्स देना होता है. देयर आर टू टाइप्स ऑफ टैक्सेस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट. डायरेक्ट एक ऐसा टैक्स होता है जो आपकी इनकम या वेल्थ पे लगाया जाता है, द बर्डन ऑफ व्हिच कैन नॉट बी शिफ्टेड. हाउएवर इन केस ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस जैसे कि जीएसटी, कस्टम ड्यूटी, द बर्डन कैन बी शिफ्टेड एंड इट इज फाइनली बोर्न बाय द कंज्यूमर. सरकार ये टैक्स लेती है फॉर द बेटरमेंट ऑफ द नेशन व्हिच इज यूटिलाइज्ड टुवर्ड्स डिफेंस, हेल्थ केयर, इंफ्रास्ट्रक्चर, एटसेट्रा एटसेट्रा. Then we came on to the most important thing of the day, that was section 4, basis of charge of income tax. बेसिस ऑफ चार्ज ऑफ इनकम टैक्स में सरकार ने क्या बोला कि जो भी आपकी टोटल इनकम होगी प्रीवियस ईयर की, उसे असेसमेंट ईयर में टैक्सेबल किया जाएगा एट द रेट्स एप्लीकेबल टू द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर. हम लोग जब टोटल इनकम पर पहुंचे तो पता चला दैट टोटल इनकम इज टू बी डिटरमिन्ड ऑन द बेसिस ऑफ योर रेसिडेंशियल स्टेटस. रेसिडेंशियल स्टेटस निकालने के बाद आपकी टोटल इनकम निकाली जा सकती है. इफ यू डू नॉट नो द रेसिडेंशियल स्टेटस यू कैन नॉट कंप्यूट द टोटल इनकम. रेसिडेंशियल स्टेटस निकालने के बाद जब आप 5 हेड्स में जाते हैं, वो है सैलरी, जहां पर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप होता है, जहां पैसा देने वाला पैसा मिलने वाले पे कंट्रोल करता है. दूसरा हाउस प्रॉपर्टी, जहां आप अपनी प्रॉपर्टी को रेंट आउट करते हो. तीसरा बिजनेस प्रोफेशन. चौथा कैपिटल गेन्स, जहां आप अपने कैपिटल एसेट को सोल्ड आउट कर देते हो, ट्रांसफर कर देते हो. और पांचवा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज जैसे कि डिविडेंड, इंटरेस्ट, गिफ्ट, ये सारी चीजें. उसमें आप करते हैं ऐड क्लबिंग ऑफ इनकम लेस सेट ऑफ लॉसेस, यू अराइव एट जीटीआई. जीटीआई में से आप डिडक्शंस माइनस करते हैं तो आपकी टोटल इनकम आती है. टोटल इनकम निकाली जाती है ऑफ द प्रीवियस ईयर 24-25, क्योंकि वो वाले साल की ही आप इनकम निकाल सकते हो जो कि ईयर कंक्लूड हो चुका है, जो कि खत्म हो चुका है. तो मई 2025 में जब आप पेपर देने जाएंगे, सितंबर 2025 में पेपर देने जाएंगे, तो कौन सा साल खत्म होगा? 24-25 खत्म होगा. आप 25-26 में गए हो, इसीलिए 25-26 इज दैट ईयर जिस साल आप एग्जाम हॉल में बैठे हो. तो 25-26 में आप प्रीवियस ईयर 24-25 की इनकम निकालेंगे, और उस इनकम पर जो टैक्स बनता है वो जाकर हम सरकार को देते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं. और अगर कोई टैक्स हमारा पहले ही सरकार के पास जा चुका होता है इन द फॉर्म ऑफ एडवांस टैक्स, टीडीएस, तो वो माइनस करते हैं. ये सारा काम हर एक इंसान के लिए किया जाता है, बीट नेचुरल और आर्टिफिशियल. नेचुरल होता है एक इंडिविजुअल, और आर्टिफिशियल होता है एचयूएफ, कंपनी, फर्म, एओपी, बीओआई, लोकल अथॉरिटी, ट्रस्ट, एटसेट्रा. Now you guys are free to ask me any doubt whatsoever you want to ask. खटाखट फटाफट पूछिए भाई, कोई भी मन में कैसा भी डाउट हो, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू आउट. यू गाइस कैन रेज योर हैंड. आपको कैसा लगा पहला सेशन ये भी बताइए आज. एंड होमवर्क दिया है 5 बजे तक आपको चार्ट शेयर करना है इन द व्हाट्सएप ग्रुप. कैसा लगा सेशन ये भी जरूर बताइए गाइस, एवरीबडी. नो डाउट सर. ओके उज्जवल, अगर आप में से किसी को डाउट नहीं है या कुछ नहीं कहना चाहते हैं, असेसमेंट ईयर के रेट्स लेंगे या प्रीवियस ईयर के रेट्स? असेसमेंट ईयर के रेट्स लिए जाते हैं. हमेशा जो रेट्स दिए जाते हैं वो असेसमेंट ईयर के ही होते हैं, क्योंकि असेसमेंट ईयर में ही आप रेट्स अप्लाई करते हो ऑन द इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर. ऑलराइट गाइस, तो असेसमेंट ईयर 25-26, क्योंकि असेसमेंट ईयर एज द नेम सजेस्ट, असेस कर रहे हैं हम इस साल. क्या असेस कर रहे हैं कि प्रीवियस ईयर में कितना कमाया. असेस करने के बाद टैक्स तो आप असेसमेंट ईयर में ही देते हो ना. बहुत मजा आया. निकिता सिंह, महक सिंह, अमेजिंग सेशन सर. चलो भाई, मेहनत सफल हो जाती है गाइस जब आप लोग ऐसी बातें कर देते हैं, तो मन खुश हो जाता है, दिल तृप्त हो जाता है. एंड विद दैट एनर्जी वी विल कंटिन्यू गाइस विद दिस सेशन. ऑलराइट, चलो जी गाइस, आज का सेशन यहीं तक. आई होप यू गाइस एंजॉयड द सेशन. एक्सीलेंट सेशन थी सर. थैंक यू यूनुस भाई. चलो भाई, अपन जल्द ही मिलेंगे गाइस विद लॉट ऑफ एनर्जी फॉर लेक्चर नंबर 2, जहां पर हो लेक्चर नंबर 2 में तो थोड़ा सा थियोरेटिकल करवाऊंगा, थोड़ा सा प्रैक्टिकल, और उसके बाद प्रैक्टिकल में आने वाला है ढेर सारा मजा.
बहुत शानदार जानदार गाइस। एंड कैलकुलेटर तैयार रखना और होमवर्क ग्रुप में शेयर करने का ध्यान रखिएगा, सब लोग व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइएगा। विशिंग यू गाइस ऑल द बेस्ट, मिलते हैं जल्द ही, बाय बाय, अलविदा एंड टेक